बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के रंग एम न्यूज़ के संग में मैं हूँ नाज़िश खटक और मेरा साथ दे रहे हैं नजम साकिब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। सुबह का आगाज़ हो गया होगा और ऑफिस में जाना की तैयारी हो गई होगी, यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी होगी और जो बच्चे इस वक्त घरों में हैं, छुट्टियां चल रही हैं, वो घर पे अभी तक सो रहे होंगे या उठ के होंगे। खैर जो कुछ भी चल रहा है, आज के दिन बहुत अच्छे तरीके से गुजारें, अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ और अच्छे से मूड के साथ अपने दिन का आगाज़ करें ताकि आपका पूरा दिन जो है वो बड़ा खुशगवार गुजरे। और अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी के हल के लिए किसी से मशवरा करें। मशवरा लेना अच्छी बात होती है। आपके घर में कोई बड़ा है तो उससे मशवरा लें, कोई दोस्त है उससे ईजी होकर बात कर सकते हैं तो उससे मशवरा लें। लेकिन मशवरा जो है जब आप लेंगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब आप किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, आप उसको बताते हैं, उसके एक्सपीरियंस से अगर वो चीज़ गुजरी होती है वो आपको उसमें गाइड करता है, ओवरऑल आपको वैसे वो बताता है और फिर उसके बाद आप कोई कदम उस पर उठा सकते हैं। और एटलीस्ट आपने किसी के साथ शेयर किया होता है सो आपको पता होता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ उस पर एक सेकंड ओपिनियन भी मैंने लिया हुआ है। सो इस तरीके से जो है ना अपने दिन का आगाज़ करें। परेशानियाँ मुश्किलात आती रहती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हंसते मुस्कुराते हुए अच्छे तरीके से गुजारना चाहिए। और इस वक्त में जो लम्हा आप जी रहे हैं इसको पूरे तरीके से जिएं तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ना कि आगे की फ़िक्र में रहें, ना कि पीछे के पछतावे में रहें, बल्कि हाल में ज़िंदगी गुजारें ताकि हर पल जो है वो खूबसूरत बन सके। और इसी के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे सुबह की खबर, जिसमें हमारे पास खबर है कि पाकिस्तान में जदीद निज़ाम मुतारिफ़ करवा दिया गया है। जदीद निज़ाम है जी ई पासपोर्ट के हवाले से। पाकिस्तान में रवायती पासपोर्ट का मरहला ख़त्म होता जा रहा है। पासपोर्ट निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया है जिसके तहत दरख्वास्त गुजार घर बैठे ही पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। सफरी दस्तावेज़ात के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए प्रोग्राम किया गया है और पासपोर्ट निज़ाम मुतारिफ़ करवाने का ये फैसला इसलिए किया गया ताकि नए निज़ाम के तहत शहरी मुस्तकबिल में मोबाइल ऐप के ज़रिए घर बैठे ही अपनी दरख्वास्त जमा करा सकें, ऑनलाइन फ़ीस अदा करें और पासपोर्ट उनके घर आ जाएगा। और उन्होंने 2025 में इस निज़ाम को अपग्रेड किया था और अब पाकिस्तान के पास बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मुकम्मल ई पासपोर्ट सिस्टम मौजूद है। अब ये ई पासपोर्ट सिस्टम जो है ये एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी है और डिजिटल सर्टिफिकेट होता है जिसके तहत ये बनाया जाता है और उसकी बदौलत जालसाजी इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। डीजी पासपोर्ट ने कहा है कि किसी भी शहरी को बायोमेट्रिक तस्दीक या ऑनलाइन दरख्वास्त में दुश्वारी पेश आए तो वो करीबी पासपोर्ट या नादरा दफ्तर जाकर अपना डाटा जमा करा सकता है, ताहम उसे तवील कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इंटरव्यू भी ऑनलाइन हो जाएगा ताकि मतलूबा दस्तावेज़ात डिजिटल सूरत में तलब की जाएँ और फिर पासपोर्ट फ़ीस अदा करके मोबाइल बैंकिंग ऐप्स या डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए ऑनलाइन जमा करवा के फ़ीस आप लोग अपना पासपोर्ट हासिल कर सकें। और वो लोग जिन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया है उनको ये मालूम होगा कि जब आप जाते हैं आपको एक नहीं 3 किस्म की लाइन से गुजरना पड़ता है। पहले वाली लाइन टोकन के लिए, दूसरी वाली लाइन दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए, इंटरव्यू के लिए और तीसरी वाली लाइन पासपोर्ट हासिल करने के लिए। सो ये बहुत आसान हो गया सिस्टम, इसलिए आप करें और ईजीली। और उसका मतलब है कि हम जो पासपोर्ट जिनके एक्सपायर हो गए हैं वो भी अब ऑनलाइन जो है डेफिनेटली उसको रिन्यू करवा सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि हाँ ये और भी सिस्टम होना चाहिए। जितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जाके हासिल करते हैं, जिस तरह पुलिस की साथ बहुत सारे मामलात होते हैं, आपके पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, पुलिस XYZ सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो भी ऑनलाइन होने चाहिए। आई थिंक उसके लिए भी एक ऐप मुतारिफ तो कराई गई है, लेकिन मैंने तो जितनी बार जिसका करने की कोशिश की वो ऐप हमेशा चलती नहीं है। हाँ चलती ही नहीं है, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट होता है। मुझे लगता है या तो उस पर लोड बहुत ही ज़्यादा है या फिर वो ठीक से फंक्शनल हो नहीं पाई है उनसे, क्योंकि जब भी चला हो तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार ही उस पर लोड ज़्यादा हो, लेकिन आई थिंक वो ठीक से प्रॉपर्ली भी फंक्शनल नहीं है। बट ऐप उसके लिए भी मुतारिफ कराई गई है पुलिस का उसके लिए। सो आगे बढ़ते हैं जी। अगली जो हमारे पास खबर है SIFC के बारे में है। SIFC के तहत 2 रोज़ा पाक चीन फार्मा कॉन्फ्रेंस 17 जुलाई से इस्लामाबाद में शुरू होगी। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में सेहत और फार्मा शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी और सनती ताउन की नई राहें हमवार हो रही हैं। SIFC वाकई वजारत सेहत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के इश्तराक से 2 रोज़ा पाक चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। पाक चीन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 17 और 18 जुलाई को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या
क्या है बताते हैं जी। फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर और बायोटेक्नोलॉजी में पाकिस्तान और चीन में सरमायाकारी और सनती ताउन का फ़रोग है। कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजनेस, B2B बिजनेस, मुलाकातें, राब्ता साजी और सरमायाकारी से मुतल्लिक खुसूसी सेशंस भी मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि मुश्तरका मनसूबों, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, मकामी पैदावार, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और तहकीकी ताउन के मौके पर तबादले ख्याल किया जाएगा। एग्जैक्टली। अब कॉन्फ्रेंस में जी एग्जैक्टली आप जिस तरीके से बता रहे हैं, तो पाकिस्तान के हेल्थ केयर निज़ाम की जदीद कारी के ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान में बहुत अच्छी चल रही है, तो उसकी मुसाबकत बढ़ाने के हवाले से अहम किरदार अदा करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी है। अब SIFC की अगर हम बात करें तो उसके ताउन से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और ख़ासतौर पर चीन के साथ हो रही हैं। चीन हमारा एक बड़ा स्टेक होल्डर है, वो बहुत ज़्यादा सरमायाकारी पाकिस्तान में आती है और हेल्थ सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि पाकिस्तान को इस वक्त सरमायाकारी की बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत है। हम वहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो आई थिंक अगर सरमायाकारी आएगी तो हम खुद कफील भी उसमें भी हो जाएंगे, जो कि हेल्थ का निज़ाम बेहतर होगा। हाँ, हेल्थ का निज़ाम बेहतर होगा, क्योंकि आजकल वैसे भी हम देख रहे हैं हेल्थ के रिलेटेड इवन बेसिक फैसिलिटीज़, हमने पिछले दिनों में भी बात की थी कि TB के मरीज़ों को भी जो बेसिक हेल्थ केयर में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए वो भी नहीं होती है। HIV एड्स जो हैं वो दोबारा से एक बार फिर बहुत तेज़ी से सर पकड़ रहा है। अब उसके पीछे की वजूहात भी हमने देखी, क्या है कि सिरिंजर्स का दोबारा इस्तेमाल है सिरिंजर्स का। हाँ, पार्टीज भी है, बट ही नहीं है। मैं उस दिन से ये बार बार ये बात कर रही हूँ कि पार्टीज ही इसकी वजह नहीं है, पार्टी भी इसकी एक वजह ज़रूर है। लेकिन पाकिस्तान में हेल्थ के शोबे में जो बीमारियां हैं ना, बेसिकली उनमें इजाफा ही देखने में आया है। सो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जब ऐसी हम सरमायाकारी होगी इंटरनेशनली, तो पाकिस्तान जो है वो मेडिसिन के शोबे में भी खुद कफील किसी हद तक हो ही जाएगा, क्योंकि आजकल मेडिसिन की भी बहुत कमी हो गई है मार्केट में। पाकिस्तान में गाड़ियों की फरोख्त के हवाले से ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान में गाड़ियों की फ़रोख्त में अगर मैं बात करूं तो रिकॉर्ड इजाफा हुआ है कि कारों की सेल्स तकरीबन 39% बढ़ी हैं। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें 2025 और 26 के दौरान मुल्क में कारों के हवाले से, मोटरसाइकिलों के हवाले से, रक्शों, उसकी जीपों, पिकअप गाड़ियों और ट्रकों और बसों की फ़रोख्त में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़री ट्रैक्टरों की फ़रोख्त में भी मामूली सी कमी देखने में आई है। रिपोर्ट में ये कहना था कि माली साल 2025-26 में कारों की फ़रोख्त में 39% इजाफे के साथ 1,55,631 यूनिट्स पहुँच चुकी है। इसी अरसे के दौरान मोटरसाइकिलों और रिक्शों की फ़रोख्त में 30% इजाफा और मजमूई फ़रोख्त 19,72,077 यूनिट्स रही है। माहिरीन के मुताबिक कारों की फ़रोख्त में इजाफे की अहम वजूहात सार्फिन की कुव्वत ख़रीद में बेहतरी, बैंकों की जानिब से ऑटो फाइनेंसिंग की सहूलत और गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियों की जानिब से नए मॉडल्स मुतारिफ करवाना है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि माली साल 2025 और 26 के दौरान जीपों और पिकअप गाड़ियों की फ़रोख्त में 41% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से 50,814 यूनिट्स जो हैं वो फ़रोख्त हुए हैं, जबकि ट्रकों और बसों की फ़रोख्त में 67% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और उनकी मजमूई फ़रोख्त 7,439 यूनिट्स रही है। दूसरी जानिब ज़री शोबे में माली साल 2025-26 के दौरान ट्रैक्टरों की फ़रोख्त में 1% कमी रिकॉर्ड की गई और मजमूई तौर पर 28,791 यूनिट्स फ़रोख्त हुए हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों से किसान के कम मुनाफे के बायस ज़री शोबे में नई सरमायाकारी का रुझान कम होता हुआ नज़र आ रहा है। रावलपिंडी और दूसरे इलाकों से जो ताल्लुक़ रखने वाले पोटवार रीजन है या जितने भी रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं, उनको ये कमी देखने में आती है कि कहीं ना कहीं जब गंदम उनकी बिकती नहीं है, अच्छा रेट नहीं मिलता या जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से वो वापस इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने बिजनेस में। इसी वजह से ट्रैक्टर्स में इन्वेस्ट करना लोगों ने कम किया हुआ है और ज़री शोबे में हमें इसकी बेहतरी की ज़रूरत है, जहाँ पर गाड़ियाँ इतनी फ़रोख्त हो रही हैं। और ये बात भी बिल्कुल सही है, इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, हर नए मॉडल की SUV जो है वो मार्केट में नज़र आती है और ऐसा लगता है कि आप हाईवे पे 2 मिनट खड़े हो कि इस मुल्क के अंदर कोई गरीबी है ही नहीं। सही बात है, मतलब जो नई गाड़ी आती है भले ही उसकी 1 करोड़ के लगभग की मालियत होगी, बट 2-3 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो सड़क पे वो भी आपको इतनी ज्यादा मिलेगी, या कि आप सोचेंगे कि अच्छा सबको ही इसकी शायद जरूरत थी इस नई गाड़ी की, जो पैसा भेज रहा है। तो अब समझ नहीं आ रही कि हाँ गुर्बत भी जो है वो उसमें अगर देखें तो पाकिस्तान में जितनी सतह
जो वो गुर्बत से लोग कम है ना, मतलब वो भी समझ नहीं आती कि आखिर वो कैसे हैं। फिर जितनी ही अमीरी की हम बात करें तो वो सतह गुर्बत तो एक तरफ, वो उस दिन जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर तो 20-30 हज़ार वाला हुकूमत समझती है कि वो तगड़ा है, वो सही है, बिल्कुल उसको सतह गुर्बत शुर्बत में शामिल नहीं किया जाता। हाँ 20-30 वाले को कह सकते, लेकिन फिर आपने मिनिमम वेज कैसे, मिनिमम वेज फिर आपने कैसे जो है वो इतनी ज़्यादा रखी है। अगर आप 20-30 वाले को अमीर कह रहे हैं तो फिर मिनिमम वेज तो आपने 30 से ज़्यादा रखी है। तो आई डोंट नो कैसे तजाद इतना पाया जा रहा है। लेकिन खैर ये बात एक है कि पाकिस्तान में जैसी ही कोई गाड़ी नहीं आती है तो धड़ाधड़ ऐसी ख़रीदारी शुरू होती है कि समझ नहीं आती कि लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। आजकल जो है वो 2 लाख में बेसिक जो है वो नेसेसिटीज़ पूरी हो सकती है एक फैमिली की। फिर आखिर इतनी हम सेविंग्स कहाँ से कर लेते हैं, ये एक बहुत अहम सवाल है। अक्सर फैमिलीज में जो बुजुर्ग है ना वो कहानियां बताया करते हैं कि बेटा इस्लामाबाद में एक वक्त ऐसा था, हमें मौका मिल रहा था कि यहाँ से पत्थर मारो, जहाँ तक जमीन जाएगी वहाँ तक जमीन जो है ना खरीद लो। सो हम उन बुजुर्गों से ये सवाल करते हैं कि उस टाइम क्यों नहीं ऐसी जमीनें खरीदी आपने? उसके बावजूद भी उन्होंने ज़मीनें नहीं खरीदी और आज हमारी यह हालत है। वैसे वो खरीद लेते तो चले कोई कुछ ना कुछ हमारे पास भी होता आज, लेकिन खैर ये समझ नहीं आ रही। हाँ लेकिन गाड़ियों की फ़रोख्त में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा देखने में आया है और वाकई में इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक में इजाफा देखने में आया है ना, तो जाहिर सी बात है वो गाड़ियाँ लोग लेंगे तो ही ट्रैफिक ज़्यादा होगी। कि अब तो महाल हो गया शाम को कहीं निकलना। नया ब्लू एरिया खुला था, हमने सोचा था कि चले शुक्र है थोड़ा जो है वो ट्रैफिक इधर उधर हो जाएगा, हाँ कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगी। अब कुछ लोग यहाँ खाना खाने आएंगे तो F6 F7 में भी ऑलरेडी बहुत सारे प्लेसेस हैं, सो यू नो आवाम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। बट यकीन करें मतलब जो नया ब्लू एरिया खुला है उसकी वजह से इस रोड से गुजरना शाम को मुश्किल हो जाता है, इतनी ट्रैफिक होती है। एक दफ़ा मैंने गाड़ी पार्क की, मैं गाड़ी की जगह ढूंढ रहा था F6 के पास एक कॉफ़ी शॉप के बाहर। सो मुझे गाड़ी की जगह नहीं मिल रही थी और मैंने एक जगह पे पार्क की तो पुलिस वाला आ गए और पुलिस वाला वाज लाइक कि यहाँ से गाड़ी जो है ना वो आप हटाएं वरना हम जो है ना वो आपकी गाड़ी उठा देंगे। वो जो भी उनका होता है एलिवेटर या कुछ भी उसको कहते हैं। सो मैंने बोला कि क्यों हटाएंगे ना, बोलती हैं ये आप लोग जिधर कॉफ़ी पीने आते हैं इन लोगों को बोले ना कि ये पैसे निकालें ज़रा, हुकूमत को पैसे दें ताकि आपकी ना पार्किंग्स बन सकें। सो मैंने उनको आगे जवाब दिया, मैंने बोला उन्होंने पैसे दिए थे, हुकूमत ने ये वाले डंपर खरीद लिए हैं उठाने के लिए गाड़ियाँ, तो अब उनका क्या कसूर है? ठीक है उन्होंने तो पार्किंग के लिए पैसे दिए थे। सो पाकिस्तान के अंदर जो है ना आप देखें कि इतनी पुअर मैनेजमेंट CDA की तरफ से भी होती है कि कई जगहों पे आपने पार्किंग सिस्टम्स बनाए, ऐसी पार्किंग्स बनाई जहां पर आप टिकट दे के पार्किंग कर सकते हैं गाड़ियां, वो भी ख़त्म होते हुए दोबारा से जो है नज़र आ रहे हैं। वो क्या एक्सपेरिमेंट था, क्या चीज़ थी, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप उनको बनाएं, मैं तो कहता हूँ कि चार्ज किया करें पार्किंग। अब न्यू ब्लू एरिया में भी अगर आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपको टिकट देते हैं, सही है, बाकायदा बैरियर लगा। लेकिन उसमें एक जो अच्छी चीज़ मुझे लगी हाँ उसमें टाइम रखा है कि अगर आप 5 मिनट से आई थिंक 15 मिनट के बीच में रुकते नहीं है, तकरीबन 30 मिनट का टाइम है। अच्छा 30 मिनट टाइम है कि अगर 30 नहीं 15 मिनट नहीं 30 मिनट का टाइम है, क्योंकि मैं उस दिन यही देख के बोल रहा था कि अच्छी बात है कि 30 मिनट तो फिर बहुत और फिर मेरा टाइम में काम भी हो गया था। हाँ एग्जैक्टली, मैं गया कुछ चीजें मैंने पिक करनी थी वो पिक किया और मैं वापस आया और उन्होंने चार्ज नहीं किया। मैं भी एक शॉप पे गई थी, मुझे स्वीट्स लेनी थी तो मुझे भी बहुत हार्डली ही कोई 10-1 मिनट लगे तो मुझे कुछ पूरी दुनिया में देखें नहीं किया। लोग पता नहीं क्यों एहतजाज करेंगे कि पार्किंग पे पैसे क्यों हैं, पूरी दुनिया में पार्किंग पे पैसे हैं। लेकिन ये फजूल तरीका है कि अभी आपकी पार्किंग पे पैसा नहीं है और कोई जगह नहीं है ऐसी कि यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर सकते हो, यहाँ पर गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, किसी रूल में किसी लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा आपके। और बंदा वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके जाते बाद में आते हैं तो उसकी गाड़ी उठा के एक साइड पे रख देते हैं, फिर उनके नखरे आगे से जो है ना वो बर्दाश्त करने पड़ते हैं आपको। ये बात है जो ट्रैफिक जिसकी वजह से लोगों को देर से आप कहीं पहुँच रहे हैं, आप पहुँच तो गए हैं लेकिन उसके बाद आपको पार्किंग ढूंढने में कम से कम भी 20-25 मिनट आपके कहीं नहीं गए जी। अब बाकायदा आपको राउंड्स लगाने पड़ते हैं कि अच्छा कहाँ पार्क करूं। असल में ना इसमें हमारी कौम की भी थोड़ी सी गलती है। हम लोग भी चाहते हैं कि जिस शॉप पे जा रहे हैं उसके बिल्कुल ऐन सामने ही पार्किंग मिले। नहीं मुझे तो हमेशा दूर ही मिली है, मसला कोई नहीं होता। अब I8 में देख लें, I8 में करीब पार्किंग तो आपको मिल ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो आपको दूरी करनी पड़ती है। बट द पॉइंट इज के पार्किंग एटलीस्ट हो तो सही। कुछ रेस्टोरेंट्स के मेरी तरफ से तो सबको एक टिप है कि अपना वक्त बचाएं, अपने पास अपना जो है वो एक बोर्ड जो है उसके ऊपर नंबर रख के लिखा करें। सिंपल, जहां पर दिल करता है, जैसे दिल करता है वैसे गाड़ी पार्क करें और सामने नंबर प्लेस करें और चले जाएं, ताकि फौरी तौर पे कोई बंदा आए
और अगर वो भी अल्लाह ने उस शख्स को भी अक़ल शऊर जो है वो अता किया है तो वो भी देखेगा, आपका नंबर लिखा होगा, ही विल कॉल यू, और मैं इसी तरह से करता हूँ और फौरी तौर पे जो है वापस आ जाता हूँ और जाके गाड़ी हटा लेता हूँ। इनफैक्ट आप किसी की गाड़ी के पीछे लगाए गए होते हैं ना, सो जहाँ से आप वो गाड़ी निकालते हैं आप वापस उस जगह पे फिर गाड़ी लगा देते हैं, आपको टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊँ मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है, मैं यही ऑफिस के बाहर इनफैक्ट 2 बार, उसके बाद से मैं गाड़ी लाना ही छोड़ दिया ना। 2 बार गाड़ी पार्क की, मेरे पीछे कोई गाड़ी साहब लगा जाते थे और वो उस पर नंबर भी लिख लेते थे, लेकिन मजा लेके वो उस टाइम फ़ोन उठाते थे, आधा घंटा मुझे बाहर रहना पड़ता था। ये बहुत गलत है। हाँ, उसके बाद फिर मैंने कहा कि रहने दो, गाड़ी के बगैर ही आ जाओ, तो आगे बढ़ते हैं। अफसोसनाक खबर है, रावलपिंडी के मोटरवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर को डंपर ने कुचल दिया था और उसकी वीडियो सामने आई है। कामरा के करीब ये नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर को कुचलने का वाक़या पेश आया था, जहां पर डंपर के कुचलने जाने से इंस्पेक्टर जावेद शिनवारी शहीद हो गए। वाक़े की फुटेज भी आप लोग देख सकते हैं, सामने है। फुटेज में देखा जा सकता है कि ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर को डंपर कुचल रहा है और ऐसा महसूस होता है कि डंपर ड्राइवर जानबूझकर ऐसे कर रहे हैं या क्या पता वो सो रहा हो, नींद में हो। हादसे के बाद मोटरवे पुलिस एहलकारों को डंपर के पीछे भागते भी देखा जा सकता है, जबकि गिरे हुए जो है सब इंस्पेक्टर उनके करीब एक मजीद डंपर को भी देखा जा सकता है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक कानूनी कार्रवाई जारी है। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन डंपर में मौजूद एक हेल्पर को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान के मुताबिक जख्मी अफसर को फौरी तौर पर THQ अस्पताल हजरो मुंतकिल किया गया था, ताहम सब इंस्पेक्टर जावेद अकबर दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा डंपर ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बाइस पेश आया। डंपर ड्राइवर जो है उसकी भी तलाश जारी है, लेकिन शहीद सब इंस्पेक्टर जावेद अकबर का ताल्लुक मर्दान से था। शहीद अफसर ने सोकरान में अहलिया और 5 बच्चे जो है वो छोड़े हैं। अब ये कितना एक अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला वाक़या है कि एक शख्स घर से निकलता है अपनी नौकरी करने के लिए, वहाँ पर जाता है और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए उसकी जान चली जाती है। डेफिनेटली ही इज़ शहीद। तो नौकरी भी वो वाली जो हमारा ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपनी जान दे रहे होते हैं, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल भी नहीं होता कि एक तो वो भी इंसान है, दूसरा वो इस गर्मी में खड़े हैं। पता है क्या, अब ऐसा ना, मैं पहले ही सोच रहा था कि शायद ये वो ड्राइवर सोया हो तो इस वजह से वाक़या हो, लेकिन नहीं, क्योंकि वो टूल प्लाजा से क्रॉस करके निकल रहा था। सो इट मीन्स कि उसने टूल प्लाजा होश में क्रॉस किया। उसके बाद आई डोंट नो, ही वाज वाचिंग समवेयर एल्स, आगे पीछे तो वो उससे नजर नहीं आया, जो भी खैर वाक़या है, लेकिन उसके ऊपर डेफिनेटली सज़ा तो मिलनी चाहिए। इतनी गफलत तो 5 बच्चे और वैसे भी आप रोड पे जब कहते हैं ड्राइवर ऐसे होना चाहिए, जब आप रोड पे चल रहे हैं तो आपको दूर पड़ी हुई जो अगर रोड पे सुई है पड़ी हुई है तो वो भी आपको नजर आनी चाहिए। ये ड्राइविंग का उसूल होता है। या मतलब एक वो अब ये नहीं है कि एग्जैक्ट आपको सुई नजर आनी चाहिए, बट वो इतना है कि आपको इतना कीनली जो है, इतना फोकस होना चाहिए कि अगर आपको वो सुई नजर आए तो वो भी नजर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ इंसान ही हमें नजर नहीं आता है, ये अलमिया है हमारा। आगे बढ़ते हैं जी। पंजाब असम्बली 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई को महदूद करने की करारदाद जमा की गई। ये है वो जिसकी हम बात करते हैं। हाँ, फाइनली इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान नाउ। पंजाब असम्बली में ये जो है इन्होंने ये जमा कराया है, लेकिन रसाई महदूद करने के लिए करारदाद जमा तो करवा दी गई है, जिसमें कम उम्र सारिफीन के लिए उम्र की तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराने मुअस्सर कानूनी व रेगुलेटरी इक़दामात की सिफारिश की गई है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब और रुकन पंजाब असम्बली सारा अहमद की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कम उम्र बच्चों को सोशल मीडिया के मुज़र असरात, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन इस्तेसाल और नामुनासिब मवाद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना रियासत की आइनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल है। करारदाद में मुतालबा ये भी किया गया है कि तो 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल के लिए उम्र की मुअस्सर तस्दीक का निज़ाम वज़ा किया जाए और इस हवाले से मुनासिब कानून साज़ी की जाए। साथ ही वफाकी हुकूमत पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से मुअस्सर रेगुलेटरी और निगरानी का निज़ाम तश्कील देने की सिफारिश भी की गई है। फाइनली जो है, इससे पहले ही हमने फ्रांस में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा, चीन में देखा और फाइनली इवन UAE में भी देखा और अब पाकिस्तान में भी जो है इस पे काम हो रहा है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम बच्चों पे एक ऐसी कैद जो है वो मुसल्लत कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, बट जो बच्चे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए और बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की पाबंदी होनी चाहिए। उनको खुद आके जो है ज़रूरी नहीं है कि उस सिस्टम में दाखिल होना चाहिए।
वो व्यूअर के तौर पर देख सकते हैं, उसमें शामिल होना चाहें तो वो अपने कोई अकाउंट्स के जरिए किसी तरीके से शामिल हो सकते हैं, लेकिन पोस्टिंग मतलब और मखसूस कंटेंट के हवाले से जो है ना पाबंदियां होनी अपने चाहिए। पेरेंट्स के अकाउंट से भी वो सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, बट एटलीस्ट देखिए चेक एंड बैलेंस तो होगा। और चेक एंड बैलेंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल चलो बच्चों पे हमें पूरा भरोसा है कि वो चीज़ देखते हैं, बट आजकल जो आपके फ़ोन्स का एल्गोरिदम है, आई डोंट नो कि वो कैसे चलता है। बस कोई भी चीज़ आती जाती है जो इसका आपने उस तरह की कोई इंटरेस्ट वाली चीज़ इससे पहले देखी भी नहीं होगी, बट इट्स जस्ट इट कीप यू नो ऑन कमिंग ऑन योर फोन स्क्रीन्स। और बच्चों को तो ज़ाहिर समझ नहीं आती है। मैंने बच्चों को इनफैक्ट देखा है जो इस तरह की कोई कंटेंट होता है ना जो उनको देखना भी नहीं चाहिए, वो 3 बार उनको देखते हैं क्योंकि उनको भी पहले समझ नहीं आ रही होती कि अच्छा ये क्या है, इसका मतलब क्या है, राइट। सो दे आर फोकस्ड ऑन कि हम 3 बार देखें। मैंने खुद अपने घर में बच्चों को देखा है, भांजियों को, कि वो फिर ना फोकस करके देखते हैं कि अच्छा इसका मतलब अब क्या हो सकता है। सो इस तरह के कंटेंट से बचाने के लिए एक बहुत ही महफूज जो है डिजिटल माहौल फराहम करने की तरफ इकदाम है। आइए आपको बताते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की सरकारी इमारत का हाल। वहां पर जी इस वक्त प्राइवेट मुर्गियां पाली जा रही हैं। शोबे के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर कामरान, उनकी जानिब से कहा गया है कि डॉक्टर कामरान आबिद ने इदारे की छत और लॉन में मुर्गियां पाल रखी हैं। मुर्गियों के लिए सरकारी इमारत की छत पर डॉक्टर कामरान आबिद ने डरबे बनवा दिए हैं और मुर्गियों को लॉन में महफूज रखने के लिए 5 लाख रुपए का जंगला भी लगाने का इंकशाफ हुआ है। लॉन में जंगला लगाने से इदारे के तलबा और तालबात के लिए मेन लाइब्रेरी जाने का रास्ता रोक दिया गया है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुर्गियां ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्यूचर हमारा। प्राइवेट मुर्गियों की देखभाल के लिए शोबे के सरकारी मुलाजमीन ड्यूटी पर मामूर हैं। जाहिर बात है साहब की मुर्गियां हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मामूर ना हो। और मुर्गियों को छत से शोबा इलेक्ट्रिक की इमारत के हॉल में भी शिफ्ट कर दिया गया है गर्मियों की वजह से। जाहिर बात, देखिए कितना वो ख्याल रखते हैं अपनी मुर्गियों का। ये बात तो है। कितने वो अपने जो है वो पक्के तरीके से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं मुर्गियों के हवाले से। तो मुर्गियों को सरकारी कूलर और एसी की सहूलत भी अल्हम्दुलिल्लाह फराहम है। कितना हम ख्याल रखते हैं मुर्गियों का, जानवरों का। तो और क्लासरूम में भी मुर्गियों का आना जाना जो है वो लगा रहता है और उनकी बच्चों के साथ भी अब तो दोस्ती हो गई है। बल्कि ये भी सोचा जा रहा है कि आखिर में उनको एक अदद जो है वो PMDC से मंजूर शुदा डिग्री भी जो है वो दे बनती है उनकी डिग्री तो बनती है, बट इट इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। स्कूल में कौन रख सकता है ये वो रख सकते हैं, डॉक्टर कामरान आबिद गालिबन उनका नाम है, या उनकी तो एक तो उनका शोर वैसे ही बहुत तंग करता है, दूसरा ये कि मतलब आई डोंट गेट इट, बट उन्होंने भी सोचा कि यार सरकारी एक इदारा है, किसने मेरे से जांच पड़ताल करनी है, फ्री के एसी चल रहे हैं, फ्री के कूलर्स चल रहे हैं, चलो अंडों की जो अंडे भी मुझे अच्छे मिलेंगे, जाहिर है आजकल ऑर्गेनिक की तरफ सारी दुनिया ही जा रही है, तो उन्होंने कहा फ्री में ऑर्गेनिक क्यों ना। लेकिन ये जो 5 लाख वाला जंगला है, हाँ ये अब उन्होंने यूनिवर्सिटी के खाते में ही लगवाया। जाहिर है अब यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी पे लगा है तो यूनिवर्सिटी के खाते में ही लगा होगा, उन्होंने कौन से जेब से पैसे दिए होंगे। उससे बेहतर नहीं था अब बच्चों के लिए लाइब्रेरी में किताबें रखवा देते। क्यों? पढ़ लिख लेते बच्चे, पढ़ लिख लेते, मुर्गी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चा। लेकिन अगेन हमारे पाकिस्तानियों का अलमिया ये है कि अब यूनिवर्सिटियों में भी हम बच्चों को पढ़ाने के बजाय मुर्गियां पालेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है पाकिस्तान के आम कितने मशहूर हैं और हंगरी के वजीर आजम उसके फैन हैं। पाकिस्तान से भिजवाए गए आमों की लाजवाब जायके के गर्विदा हो गए और उन्हें पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए आमों का तोहफा बहुत पसंद आया। वज़ीर आज़म फीचर की तवज्जो का मरकज़ इस वक्त आम है और लाजवाब जायके ने उनको काफ़ी महसूस किया हुआ है। तफसीलात के मुताबिक हंगरी के वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भेजे गए आमों के शानदार तोहफे और उनके लाजवाब जायके के गर्विदा हो गए। सोशल मीडिया पर हंगरी के वज़ीर आज़म ने इस मुनफरिद तोहफे का तस्करा इंतहाई दिलचस्प और खुशगवार अंदाज में करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। हंगरी के वज़ीर आज़म ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, जब मैं दिन के इख्तिताम पर अपने दफ्तर पहुंचा तो वहाँ पाकिस्तान के लजीज आमों का एक शानदार तोहफा मेरा इंतजार कर रहा था। यह इतने जायकादार थे और खुशबूदार थे कि दफ्तर पहुंचने के महज 1 घंटे के अंदर तकरीबन सब खत्म। वाह जी, उन्होंने पाकिस्तानी आमों के मुनफरिद जायके और मिठास की भरपूर तारीफ की और इस खैर सगाली के जज्बे पर वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। हालिया दिनों में आलमी सतह पर सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तहाइफ का तबादला हुआ है और मीडिया और अवामी तवज्जो का यह मरकज बना हुआ है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के मीठे आमों की खुशबू हंगरी के वजीर आजम के दफ्तर पहुंची है, वहीं दूसरी जानिब नेटो समिट PAE वापसी पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से रुकन ममालिक के सरबराहान को रिवॉल्वर तोहफे में दिए जाने का मामला
भी आलमी मीडिया पर खूब ज़ेर बहस रहा है। सफारती माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से दुनिया भर में भेजे गए वाले आम जो हैं वो न सिर्फ मुल्क की सकाफत के सफ़ीर हैं बल्कि ये दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को मज़ीद खुशगवार बनाने में भी हमेशा एक अहम किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी जिसने भी हमारे साथ भी दोस्ती इस्तेवार रखनी है, अच्छे ताल्लुकात कायम रखने हैं, तो हाँ, हमें आमों की पेटियाँ बेच सकते हैं। हम बिल्कुल इनकार नहीं करते हैं तोहफों से। और आम की जब भी कोई बात होती है तो फिर डाइटिशियन कैसे कहते हैं कि सिर्फ आप 2 आम खाएं? मैं इसी तरफ आना चाह रही थी कि हर बार कहा जाता है कि जी एक आम 2 कहाँ से, एक के टाइम पे आपने एक ही आम खाना है। अब हंगरी के वजीर आज़म ने थोड़ी एक खाया होगा। वो तो जितनी उन्होंने तारीफें की है, आई एम श्योर कि वो तो टूट पड़े होंगे। लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, पहला सेगमेंट हमारा खत्म हुआ, शामिल करते हैं ब्रेक, वापस आएंगे हमारे साथ। आप लोग आम खाएं। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक मारूफ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। तो हम न्यूरोसर्जरी से रिलेटेड बात करेंगे और दिमाग के हवाले से, रीढ़ की हड्डी और आसाबी निज़ाम से मुतालिक पेचीदा बीमारियों का जायज़ा लेंगे और जदीद इलाज के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूरोसर्जरी के हवाले से जानें कि इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आपको कौन कौन से मसाइल होते हैं कि आप न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं। आज हम इन्हीं से दिमागी सेहत के हवाले से, आसाबी अमराज, फॉलेज, ब्रेन ट्यूमर, सर की चोटों के हवाले से और जदीद न्यूरो सर्जरी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले दिमागी सेहत को बेहतर रखने के लिए अहम तरीक़ों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हैं, इसके अलावा शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच प्रोफेसर फॉर कमिंग। खैरियत से आप? ठीक ठाक, शुक्र, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए मुझे बुलाया है। डॉक्टर साहब, इंतहाई आसान अल्फाज में हमारे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ समझाइएगा न्यूरो सर्जरी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? न्यूरो सर्जरी में बेसिकली ऑपरेशन रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसमें ब्रेन और स्पाइन की प्रॉब्लम है, दिमाग और कमर से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं वो हम उसमें ट्रीट करते हैं। लाइक रीढ़ की हड्डी स्पेसिफिकली या कमर से रिलेटेड और भी मुख्तलिफ इश्यूज? रीढ़ की हड्डी में बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या कमर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो स्पाइनल कॉर्ड ही है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज ओके, स्टार्ट में हम ये ज़रा क्लैरिफाई कर लेते हैं ताकि फिर हम आगे इसको ब्रेक डाउन करेंगे। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है समझने में अबाउट द न्यूरो फिजिशियंस एंड न्यूरो सर्जन्स कि कब न्यूरो फिजिशियंस के पास जाना है, कब सर्जरी की तरफ जो है वो ऑप्ट करना है। तो प्लीज़ समझाइए। देखिए, न्यूरो सर्जन बेसिकली ट्रीट करता है बाय ऑपरेशंस जो जिस भी चीज़ को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो स्पेसिफिकली न्यूरो सर्जरी के फील्ड में भी आती हैं। लेकिन मैं पहले एक जनरल बात कर लेता हूँ कि न्यूरो सर्जन बेसिकली दिमाग और ब्रेन के वो चीज़ें ट्रीट करता है जो ऑपरेशन के ज़रिए से ट्रीट होती हैं, जैसे कि ट्यूमर्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, ब्रेन के अंदर एक्सेसिव पानी आ गया है। अगर कमर की हम बात करें तो कमर में डिस्क हर्निएशंस हैं, बैकएक है, गर्दन के में कोई डिस्क आ गई है, कोई ट्यूमर्स हैं, इन चीज़ों को जो ट्रीट करता है वो न्यूरो सर्जन होता है। जबकि न्यूरो फिजिशियन जो है वो मेडिकल के ज़रिए से ट्रीट करता है, जैसे कि स्ट्रोक है, फालिज हैं, या कोई मौरूसी बीमारियां हैं, या कोई इसी तरीके से कोई डेवलपमेंटल ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज दवाइयों के जरिए से किया जाए तो वो न्यूरो फिजिशियन ट्रीट करता है। और बात फील्ड में हम दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों की तशखीस में कि मतलब अगर दिमाग में पानी आ गया है और उसको सर्जरी के, तो पहले तो जाहिर सी बात है दोनों डॉक्टर्स मिल बैठ के उस पर डिस्कस करते हैं, राइट? अच्छा, मुझे ये बताएं कि दिमाग में जो आपकी जो बीमारियां हैं उसमें से सबसे कॉमन बीमारी जो है वो क्या है, जो कि किसी को भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर उसकी अलामात जो हैं वो इतनी बज़ाहिर नहीं होती है? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहूँगा, वैसे तो इन्फेक्शंस हो सकती हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है, हेड इंजरी वगैरह आ सकती है उसके साथ पेशेंट्स, लेकिन जो इलेक्टिवली हमारे पास या ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे कॉमन ब्रेन ट्यूमर्स हैं और उसके अलावा स्पाइनल ट्यूमर्स हैं। जो कमर से रिलेटेड हैं वो सबसे ज़्यादा लंबर डिस्क प्रोलैप्स या जो वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो इन दो चीज़ों के साथ हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। ब्रेन ट्यूमर, अच्छा, लेकिन मैंने वैसे देखा है ब्रेन ट्यूमर
ट्यूमर का इलाज जो है वो पहले ज़माने में हम ये समझते थे कि शायद अगर सर्जरी हो जाए तो दिमाग जो है वो थोड़ा हो जाता है, खिसक जाता है कह सकते हैं, या मतलब स्लो रह जाता है वो उस तरह से प्रॉपरली। लेकिन अब मैंने बहुत सारी सर्जरीज बहुत सक्सेसफुली देखी है कि उसके बाद बंदा बिल्कुल जैसे पहले था वैसे का वैसा ही होता है। सो ये मिथ्स किस हद तक जो है वो इन हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह साइंस काफ़ी तरक्की कर चुकी है। पहले दफ़ा जब मैंने 98 में ज्वाइन किया था न्यूरो सर्जरी, तो मैंने जब पहला ऑपरेशन देखा तो मैंने कहा यार ये जिस तरीके से हम ब्रेन खोल रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है तो ये मरीज़ तो कभी भी नहीं जागेगा। लेकिन इवनिंग में मैंने देखा कि वो मरीज़ बैठा हुआ है और चाय शाय पी रहा है, खाना खा रहा है, तो देन आई रियलाइज कि नहीं, दिस इज़ अ गुड फील्ड। और इसी तरीके से कमर के बारे में भी यही मिथ है लोगों की कि कमर का ऑपरेशन एक बार करा लिया तो बस हमेशा के लिए लंबे पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरक्की हो गई है और हम उसी दिन यूजुअली पेशेंट को चलाते हैं और यूजुअली अगले दिन घर पे भेज देते हैं या उसी दिन घर पे भेज देते हैं। डॉक्टर साहब, हम जिक्र करना चाहेंगे दिमाग के हवाले से डेफिनेटली, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हमें नज़र आती है और हर दूसरे घर में आ रही होती है वो है शटिका का मसला। वो भी क्या न्यूरो सर्जरी की फील्ड में ही आता है और आप लोग ही उसको शटिका की बात जी जी शटिका बेसिकली यही कमर में जो डिस्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसी से जिस वक्त नर्व रूट के ऊपर प्रेशर आता है तो जो पेन लेग में जाना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड शटिका। तो वो पेन बेसिकली राइज कमर से ही कर रहा होता है और उसका सोर्स भी यूजुअली वो डिस्क ही होती है। और देखिए हर डिस्क को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ लोगों का ख्याल ये है कि बस जिसको कमर का दर्द हो गया या न्यूरो सर्जन के पास चले गए बस ऑपरेशन ही एडवाइस करेंगे। ऐसा नहीं होता। आप यकीन करें कि अगर मैं क्लिनिक पे 100 मरीज देखता हूँ तो हार्डली 2 या 3 को मैं सर्जरी एडवाइस करता हूँ। ज़्यादातर को मैं दवाइयों पे, फिजियोथेरेपी पे, इंजेक्शंस पे, इन चीज़ों पे ट्रीट करने की कोशिश करता हूँ। बताइएगा फॉर द शटिका थिंग कि इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं मालशियों के पास भी और वहाँ पर जाके बहुत ज़ोर लगवाते भी हैं। एक ये कैसी अमल है, दूसरी चीज़ फिजियोथेरेपी कैसे हेल्पफुल हो सकती है और इसमें एक्चुअली आपने गैप पैदा करना होता है, दोबारा से जगह सपोर्ट देनी होती है, क्या करना होता है? बेसिकली ये जो आपने सवाल पूछा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास मरीज़ अभी कल परसों में मेरे पास एक मरीज़ आया हुआ था जिसकी एक टांग पूरी जला दी थी किसी ने कि जी पेन हो रहा है और वो जला देंगे तो ये जी गंदा खून निकल जाएगा और कट लगाए हुए होते हैं उन्होंने। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और इसी तरीके से बाज़ पेशेंट्स का हमें नज़र आ रहा होता है कि MRI पे छोटा सा प्रॉब्लम है और वो किसी मालशिया के पास गए, किसी के पास गए और उसने पूरा को पूरा प्रॉब्लम उसका अच्छा खासा ख़राब कर दिया और वो फिर हमारे पास आते हैं। तो जब इतनी साइंस तरक्की कर गई है तो इस तरह की चीज़ों के पीछे जाना और ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है कहाँ से नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है कि जी ऑपरेशन कराया तो हमेशा के लिए माजूर हो जाओगे। वो अपनी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन वो कहते हैं ऑपरेशन हमने नहीं कराना, हम लंबे पड़ जाएंगे, माजूर हो जाएंगे, वॉशरूम तक आएंगे जाएंगे, उसकी वजह से दिल की क्या वजह है डॉक्टर साहब? ये मिथ क्यों है? बैड एग्जांपल सेट हुई है? ये देखिए इसमें एक तो बैड एग्जांपल शायद कोई बहुत पास्ट में होती होगी और दूसरी एक रीज़न ये हो सकती है कि जो ऊपर का एरिया है वहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है और उसमें अगर प्रॉब्लम होगा, कोई ट्यूमर्स है या इन्फेक्शंस हैं, जो नीचे की कमर है ना इसमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता तो उसमें यूजुअली इतने प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो वहाँ पर अगर कोई पेशेंट ऐसे ट्यूमर के साथ गया कि उसकी टांगों की ताकत चली गई है और आप ऑपरेशन करके इवन ट्यूमर रिमूव भी कर लें तो देयर आर चांसेस वापस आ जाए, देयर आर चांसेस के ना वापस आए। तो वो जो बंदा है वो हर जगह जाके बताएगा मैंने ऑपरेशन कराया था, इससे पहले का नहीं बताएगा कि मैंने क्या 5 साल डिले किया और मैं जब अच्छी तरह ताकत खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, फिर मैं गया था डॉक्टर साहब के पास, फिर ऑपरेशन कराया था और नहीं ठीक हो सका। एंड हाउ डज फिजियोथेरेपी हेल्प्स दैट? फिजियोथेरेपी में बेसिकली मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है और बेसिकली उसमें बहुत सारे और भी मैकेनिज्म्स होते हैं, स्ट्रेंथ पैदा की जाती है। जिस तरह अगर हम अपने सामने के मसल स्ट्रॉन्ग कर लें, बैक के मसल स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमारे बैक के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। तो यू मीन कोर हमारी जो जी कोर मसल्स अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमारे बहुत सारे बैक के प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। इसी तरह एक और इस ज़िम्नन बात आ गई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह यह है कि हम एक्सपोज टू सनलाइट उस तरह नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ हर पेशेंट को कि यार महीने में 1 कैप्सूल तो 2 लाख यूनिट्स वाला कोई सा भी ले लिया करें जो विटामिन डी का है, तो एटलीस्ट आपकी कमी पूरी होती रहेगी। अपने मैं ये मैसेज देना भी चाहूँगा कि क्या रिकमेंड करना चाह रहे हैं? हर महीने में एक दफ़ा जो 12-13 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, जो छोटे हैं उनमें मुख्तलिफ डोजेस दी जाती हैं, लेकिन जो बड़े हैं उनमें 2 लाख यूनिट्स वाला कैप्सूल एक दफ़ा ज़रूर ले लिया। 2 लाख यूनिट्स वाला कैप्सूल? जी हाँ, विटामिन डी, सनी डी है, इंड्रॉप भी है, ऑस्लिया, मुख्तलिफ नामों से आते हैं। लेकिन ये छोटा सा कैप्सूल होता है, इट्स वेरी सेफ, इट्स वेरी सेफ। फैटी फूड के साथ ले लें तो और ज़्यादा अच्छा है, जिस दिन शनिवारी खाएं उस दिन जरूर, वेरी नाइस। अच्छी बात आ गई। सर अगर हम कमर की बात करें तो एक
एक और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन देखने में आती है, जो लोग अक्सर हमें कहते हुए मिलते हैं कि मोहरों में गैप आ गया। सो ये गैप आने वाली क्या कैफियत होती है? एक तो नब्स की दब होती है और एक ये गैप आने वाला सिलसिला, और उसमें L1, L4 या L5, हाँ ये ज़्यादा कॉमन है। गैप आना इज अ मिसनॉमर, मतलब सही टर्म नहीं है। गैप तो नॉर्मली अगर आप देखें ना, तो अगर दो मोहरे होते हैं ना, उनके दरमियान ऑलरेडी गैप होता है, उनके दरमियान एक नर्म हड्डी होती है जिसको हम डिस्क बोलते हैं। जिस वक्त हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो गैप के तौर पर ही नजर आता है। बल्कि ये होता है कि जब डिस्क बाहर प्रोट्रूड आउट कर जाए तो बाज़ दफ़ा ये गैप कम हो सकता है, ठीक है। तो गैप आना इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। गैप कम हो जाना या डिस्क का बाहर निकल, बस दैट्स नॉट डायग्नोस्टिक। आजकल MRI जो है ना, इसके लिए डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है, तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस नहीं है। अच्छा सर, मैं ब्रेन के हवाले से पूछना चाहूँगी, दिमाग में जब पानी आना जो है, ये आजकल हम वैसे सुन भी रहे हैं, लेकिन थोड़े से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। अब जैसे कि एक पेशेंट को मैंने देखा था, तो शी वाज लाइक कि वो ना जब उठती हैं तो गश खा के गिर जाती होती थी, लेकिन जब तक वो लेटी रहती थी, ठीक है, तो वो बिल्कुल ठीक रहती थी। तो वैसे डॉक्टर्स ने बाद में जो डायग्नोस किया वो ये किया कि शायद उनके ना वो कान का वो जो ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन खैर वो अभी तक डायग्नोसिस वाले फेस में ही चल रही है। लेकिन उसको कुछ डॉक्टर्स ने कहा था दिमाग में पानी हो गया। अब दिमाग में पानी हो जाए तो उसके अलामात क्या होती है, और उसको ट्रीट जो है वो सिर्फ सर्जरी के थ्रू ही किया जा सकता है? ये वाला पेशेंट जो आप बात कर रही हैं, ये मुझे नहीं लगता कि दिमाग में पानी के प्रेशर की वजह से, ये तो लो प्रेशर हेडेक है। दिमाग में देखिए नॉर्मली पानी होता है, जिसकी वजह से दिमाग जो है वो उसके ऊपर तैर रहा होता है। अगर दिमाग को हम देखें तो दिमाग का वेट तकरीबन 1.5 kg है, लेकिन हमें फील नहीं होता उसका वेट। उसकी वजह यह है कि ये उसके ऊपर तैर रहा है, तो वो पानी डेली प्रोड्यूस होता है और डेली एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ये प्रोसेस चल रहा होता है। अब इस प्रोसेस में कहीं पर भी ब्लॉकेज आ जाए तो उसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता रहेगा और एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो उसकी वजह से पानी में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से पेशेंट में सर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है उसके। ऑलराइट डॉक्टर साहब, व्हाट इज ब्रेन ट्यूमर और दूसरा ब्रेन स्ट्रोक, ये क्या दो एक ही चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर तो बेसिकली एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स है, रसोली जिसको हम कह सकते हैं, कि वो ऐसी ग्रोथ है, ऐसी सेल्स वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, जो कि अनस्टॉपेबल है, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्यूमर। जबकि स्ट्रोक तो ये है या फालिज ये है कि किसी ब्रेन के एरिया की ब्लड सप्लाई ख़राब हो जाए, चाहे वो क्लॉट की वजह से हो रही है, चाहे ब्लीडिंग की वजह से हो रही है। स्ट्रोक एक सडन इवेंट है, जबकि जो ब्रेन ट्यूमर है इट्स स्लोली ग्रोज एंड स्लोली अफेक्ट्स है। हाँ जी। देन डॉक्टर साहब, हमारे पास ऐसे केसेस कैसे आते हैं कि फॉलिज के बाद लोगों की एक साइड पूरी पैरालाइज हो जाती है? क्या वो ब्लड क्लॉट मैक्सिमम सतह पे पहुंच जाता है तो वो मुस्तकिल तौर पर उधर ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है, या क्या प्रॉब्लम? ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं ना, वो एंड वेसल्स हैं। एंड वेसल्स का मतलब ये होता है कि अगर उसमें किसी भी जगह पर अगर क्लॉट आ जाए तो आगे वो जितना भी एरिया को सप्लाई कर रही होती है वो एरिया डैमेज हो जाता है, या वो डेड हो जाता है, या इन्फेक्टेड हो जाता है। तो उसकी वजह से जो सबसे कॉमन काज है फालिज की वो यही है। और उसके अलावा बाज़ दफ़ा कोई ब्लड वेसल बर्स्ट कर जाए, ब्लीड कर जाए, और उसकी वजह से ब्लड क्लॉट पूरे ब्रेन में या किसी खास एरिया में फैल जाए और उसकी वजह से जो वीकनेस हो जाए, तो दैट कैन बी अनदर रीज़न। 20% मैं एक आम इंसान की तरह समझना चाहूँ तो ये दिल की तरह तो है नहीं कि आप स्टंट पास करके वहाँ से ब्लड फ्लो को बेहतर बना दें। सो दिमाग में उस तरीके से ब्लड फ्लो बेहतर नहीं बन सकता? ये हो सकता है अगर पेशेंट 6 to 8 आवर्स में आ जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने ये पॉइंट रेज कर लिया। देखिए, अगर तो एक फालिज का पेशेंट है जिसमें कि ब्लड क्लॉट बना रख के अंदर और वो अभी इनिशियल फेज़ में है, और 6 आवर्स के अंदर अंदर अगर पेशेंट आ जाता है, उसका एक स्कोरिंग होती है जिसमें अगर वो स्कोरिंग अच्छी है तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि स्टंट पास करके उस ब्लड क्लॉट को रिट्रीव कर सकते हैं, और ये फैसिलिटी अवेलेबल है अभी। और एक ड्रग वैसे भी दी जा सकती है जिसको हम TPA बोलते हैं, ये भी अब पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली पहले तो अवेलेबल ही नहीं थी, तो लेकिन अब अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह। ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है। ब्रेन ट्यूमर जरूरी नहीं है कि कैंसर हो। ब्रेन ट्यूमर में बिनाइन ट्यूमर्स हो सकते हैं, मलिग्नेंट ट्यूमर्स हो सकते हैं, या ऐसे ट्यूमर्स हो सकते हैं जो प्राइमरीली ब्रेन के ट्यूमर्स हैं या कहीं से स्प्रेड होकर आए हैं। तो कैंसर वो होगा कि जिसमें कहीं इर्द गिर्द और भी जगहों पर फैला हुआ, जबकि जो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है वो ट्यूमर है जो सिर्फ उसी जगह पर ब्रेन तक ही महदूद है। और बाज़ ट्यूमर ऐसे हैं कि उनको अगर हम कंप्लीटली रिमूव कर दें तो इट्स क्योर। जिस तरीके से आपने खुद कहा कि वक्त के साथ साथ बढ़ता जाता है और एकदम से आगे आपको पता लगता है, सेम इज़ द केस विद कैंसर, कि वो भी चाहे आपको ब्रेस्ट कैंसर या कुछ और है, बहुत अरसे बाद आपको पता लगता है और इनफैक्ट उसकी गिल्टी या दर्द महसूस भी नहीं होता। तो दिमाग के साथ भी क्या इसी तरह कि आपको कोई पेन फ्री होता है और एक वक्त पे जाके एकदम से पेन फील? इनिशियल फेज में हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ सिम्टम्स पेशेंट को कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर आती हैं। जैसे कि देखें, सबसे जो कॉमन सिम्टम है वो हेडेक है,
कि सर दर्द है जो कि मुसलसल रह रहा है, हर वक्त रह रहा है, मॉर्निंग हेडेक ज़्यादा है, वॉमिटिंग के साथ एसोसिएटेड है। फिर उसके अलावा फिट्स पड़ सकते हैं ऐसे पेशेंट में, जिसको हम मिर्गी कहते हैं कि झटके लगते हैं। एक तो झटके होते हैं जो पैदाइशी कुछ लोगों को लग रहे होते हैं, एक ही होते हैं जो एडल्ट एज में लगने शुरू हो जाते हैं। जो एडल्ट एज में लगने शुरू हो तो डेफिनेटली उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई वीकनेसेस हो सकती हैं, नज़र कमज़ोर हो सकती है, इम्बैलेंस हो सकता है, मुख्तलिफ और तरह की चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा एरिया ब्रेन का इन्वॉल्व हो रहा है, उसके मुताबिक सिम्टम्स आ सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ब्रेन से रिलेटेड कोई होती है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर के भी अगर मरीज हों और वो चावलों का इस्तेमाल करें, तो कुछ लोगों की मैंने दिमाग की रगों को ना एकदम से मतलब वो कहते हैं कि जी कुछ ऐसे हुआ, हमें फील हुआ जैसे दिमाग में सुइयां चुभी और उनकी रग जो है वो ब्लास्ट हो जाती है। सो हाउ इज दैट, वो क्या होता क्या है बेसिकली? एक्चुअली चावलों से इतना रिलेटेड नहीं है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है कि ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हाई हो जाए आउट ऑफ कंट्रोल, और ये एक दफ़ा ब्लड प्रेशर हाई होने से यूजुअली ये इवेंट नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर चल रहा है, लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड शुगर चल रही है, लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल्ड जो है ना ये फैट्स का कंट्रोल नहीं है। Are we talking about brain hemorrhage? ब्रेन हेमरेज की बात कर रही हैं ये, हाँ। अच्छा, लेकिन वो ब्रेन हेमरेज इट्स नॉट ऑफ अ सडन के इनको पहले से दिमाग की बीमारी होती है और उसके बाद ऐसा होता है? नहीं, सडन ही होता है। जो स्ट्रोक का या जो फालिज का इवेंट होता है वो ऐसे ही होता है कि सडन इवेंट है, जबकि ब्रेन ट्यूमर का इवेंट जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होता है, ठीक है। इट कैन बी वीक्स, इट कैन बी डेज, इट कैन बी मंथ्स, ठीक है। लेकिन जो फालिज है वो ये समझें कि अभी इधर मरीज बैठा है और एकदम जो है ना बेहोश हो गया, या एक साइड वीक हो गई, या बोलने में उसको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, या बैलेंस करने में प्रॉब्लम, एकदम सडनली उसको वो चीज़ डेवलप होती है। अच्छा, जैसे बाकी सब बीमारियों के बारे में हम कहते हैं ना प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने लेने चाहिए, तो दिमाग को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए हमें पहले से कौन सी चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए? अब जैसे कि अगर हम बैक पेन की बात करें तो हम एक्सरसाइज करनी चाहिए, हैं फिजियोथेरेपी करनी चाहिए ताकि राइट पोस्चर रहे और उससे महफूज रहा जा सके। तो दिमाग के लिए रेगुलर वॉक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो भी कह देते हैं कि बैक का प्रॉब्लम हो गया लेट जाओ, लेटना इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। उसमें चलना जो है ना पेशेंट के लिए बेस्ट है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इन वाटर इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ब्रेन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रेन जो है वो बेसिकली ग्लूकोज कंज्यूम करता है और ये ऐसा ऑर्गन है जो हर वक्त लाइव रहता है। तो इसने ग्लूकोज कंज्यूम करनी है और इसके अलावा इसको एक अच्छी स्लीप चाहिए, इसको रेस्ट और रिलैक्सेशन चाहिए और साथ साथ इसको तो वर्किंग आवर्स हमारे डिफाइन होने चाहिए, हमारा जो स्लीप है वो पैटर्न डिफाइन होना चाहिए। कुछ चीज़ें जो हमने अपने ऊपर खुद भी इम्पोज की होती है, हम बिला वजह के स्ट्रेसेस लेते रहते हैं, हम बिला वजह के अपने ऊपर प्रेशर लिए रखते हैं, हम टाइम पर चीज़ें नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस आते हैं क्योंकि हमारी टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर होती है। तो टाइम मैनेजमेंट अगर हम अपनी इंप्रूव करें तो हमारे बहुत सारे स्ट्रेसेस और ब्रेन को रिलैक्स करने के मौके मिल सकते हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे योगा है या जैसे हमारी अपनी जो इस्लाम की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, नमाज वक्त पर पढ़ें, कुरान पढ़ें, you'll be relaxed और ब्रेन रिलैक्स होगा। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगी पाकिस्तान में क्या एडवांसमेंट इस वक्त आ चुकी है कि जदीद न्यूरो सर्जरी की जब हम बात करते हैं तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी, नेविगेशन या एंडोस्कोपी, इस तरह की चीज़ें जो हैं क्या क्या बेहतरी आ चुकी है और कितना एडवांस हम हो चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया से कोई थोड़ा सा पीछे हैं ज़रूर, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल बराबर चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क होगा। जैसे कि अगर आप देखें तो डायग्नोसिस में MRI है, CT स्कैन है, PET है, SPECT है, ये चीज़ें अवेलेबल हैं पाकिस्तान में जो बहुत ही अच्छी डायग्नोसिस करने में हेल्प करती हैं हमें, ठीक है। उसके अलावा अगर हम ऑपरेशन के दौरान बात करें तो ऑपरेशन के दौरान अवेक क्रेनियोटॉमी के जागते हुए पेशेंट के हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हम माइक्रोस्कोप अच्छी यूज़ कर सकते हैं। हम डॉक्टर साहब के मरीज़ को हमने अनकॉन्शियस नहीं किया, मरीज़ जाग रहा है, थोड़ा सा हमने उसको फ्रेम लगाया हुआ है और हम उसको थोड़ा सा सेडेट करके ऑपरेशन ऐसे एरिया में करेंगे, खुदा न खास्ता अगर एक साइड की वीकनेस डेवलप हो रही है या कुछ और हो रहा है तो उसको हम साथ साथ देख सकते हैं। इसी तरीके से क्यूसा है, एंडोस्कोप की आपने बात की है, नाक के जरिए से बहुत सारी सर्जरीज अब हम परफॉर्म कर रहे हैं जो कैमरा के साथ कर रहे हैं विदाउट एनी कट हो जाती है। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट योर जॉब, योर फील्ड? देखें, जो सबसे सेटिस्फाइंग चीज़ है ना वो व्हेन यू सेव अ लाइफ, जब आप किसी की ज़िंदगी बचा लेते हैं तो आपको एक इतनी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है जो शायद किसी और चीज़ में नहीं है। अगर चाहे पूरी रात हमारी गुजर गई है ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन अगली सुबह अगर हम आकर देखते हैं कि मरीज़ बेहतर हो रहा है और कुछ दिनों बाद देखते हैं कि मरीज़ ठीक हो गया है, तो इससे ज़्यादा सेटिस्फाइंग चीज़ मेरे ख्याल बहुत मुश्किल है मिलनी। सर, मुझे जाते जाते ये बता दीजिए कि खुदा न खास्ते किसी को छोटी बहुत चोट ही लगी है सर पे, लेकिन वो उसको कोई बड़ी चीज़ नहीं समझ रहा, लेकिन उसके बाद से उसकी थोड़ी बहुत अलामात जो है वो ऐसी हो गई कि शायद उसको ब्रेन में कोई इंजरी, सो उस लिहाज से उसको क्या करना चाहिए?
देखिए, अगर हेड इंजरी में कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, रेड फ्लैग्स का मतलब है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस या बेहोशी का वक्त ज़्यादा है, या फिट्स पड़ रहे हैं, या खुदा न खासा एक साइड की वीकनेस हो रही है, तो उसमें तो लाजमी सीटी स्कैन कर लेना चाहिए। और इसी तरीके से जो आप ब्रेन ट्यूमर की बात करते हो, उससे रिलेटेड मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मैंने खुद देखे हैं बहुत सारे पेशेंट्स जो मिग्रेन के तौर पर ट्रीट होते रहे और एंड दे हैड ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, तो हमारे यहाँ मिग्रेन को बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया जा रहा है और मिग्रेन हर एक को लेबल किया जा रहा है। तो अगर डाउट हो, अगर हेडेक ऐसा है जो परसिस्ट कर रहा है, या अगर डाउट है, तो एक दफ़ा एमआरआई कराने में कोई हर्ज नहीं है। एमआरआई, आपको एक और चीज़ मैं बता दूं, एमआरआई इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। ये एमआरआई कोई ऐसा नहीं है कि रेडिएशन है एमआरआई में, एमआरआई इज़ अ सिंपल मैग्नेटिक फील्ड। ये इवन प्रेग्नेंट फीमेल्स में किया जा सकता है, इट्स वेरी सेफ। एक्सरे जितनी रेडिएशन में नहीं है, एक सिंपल मैग्नेटिक फील्ड में पेशेंट को लेटना होता है, तो इट्स वेरी सेफ, सिवाय इसके कि कुछ पैसे लगते हैं, और हमारे मुल्क में तो ईजिली हो जाता है। वेल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आने के लिए, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सुन के उन्हें कुछ ना कुछ पता चला होगा, लेकिन बर वक्त तशख़ीस ही मेरा ख्याल है कि बेहतर इलाज की तरफ हम जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से आने के लिए। समझे, उससे बेहतर इलाज कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस का वक्त हुआ, चाहते हैं कि शामिल करेंगे हमारे साथ। जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे हमारे मुल्क की और इस पूरे खत्ते की, बल्कि पूरी दुनिया की बदलती हुई इकनॉमिक कंडीशंस के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसने बजट भी पेश किया, उसके बाद और उसके पहले जो वाक़यात हैं, जिस तरीके से जंग जारी हो सारी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान कोशिश आए कि महंगाई को कम किया जाए, चाहे पेट्रोलियम मसनूआत की बात हो या और चीज़ों की बात हो, उनमें कमी लाई जाए और सरमायाकारों को जो है वो फ़रोग़ दिया जाए, बिज़नेस कम्यूनिटी को मजबूत किया जाए। लेकिन जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से एक बार फिर मुल्क में महंगाई की एक नई लहर जो है वो देखने में आ रही, वहीं पर आटे, रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा हो गया। आम शहरी खुसूसन कम आमदन तबका जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। अब ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि कीमतों में इजाफे की असल वजूहात हैं क्या, हुकूमती इक़दाम क्यों मौसर साबित नहीं हो रहे, और आने वाले दिनों में महंगाई की सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है। हमारे मुल्क में जो इस वक्त लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या साजगार माहौल है या नहीं है। एक मुल्क में इन्वेस्टमेंट या बिजनेस तभी बन पाता है जबकि स्टेबिलिटी हो। क्या हमारे मुल्क में वो स्टेबिलिटी हम लाने में कामयाब हुए हैं? मौजूदा हुकूमत क्या इस चीज़ में कामयाब हुई है या नाकाम हुई है? इसी के ऊपर बात करेंगे। और हमें बात करने के लिए जो शख्सियत ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, हुकूमती मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जनाब मलिक मोहम्मद बोस्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मलिक साहब, एक सिंपल सा सवाल, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से, मौशी कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? देखो जी, जिन हालात में हुकूमत ली गई है, वेंटिलेटर पे थी और इन्होंने बड़ी मेहनत करके उसको जो है वेंटिलेटर से जो है पटरी पे ले आए हैं, तो ये समझो बहुत बड़ी बात है। उन हालात को भी देखने हैं कि जब आप रिजर्व, आपकी ये हुकूमत आई थी तो सिर्फ आपके रिजर्व $3 अरब से भी कम थे, 2 अरब 90 करोड़ डॉलर थे, और डॉलर 340 रुपए का था, और इंटरेस्ट रेट 22% था, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा था डेली ब डेली, तो डॉलर की बातें 500 की हो रही थी। तो इन्होंने बड़ी मेहनत की, क्रैक डाउन किया। मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने बड़े सख्त एक्शन लिया, माफिया के खिलाफ एक्शन लिया, और उसके बाद डॉलर का रेट आज देखो 280 से भी कम हो गया। और इसी तरह इंटरेस्ट रेट आपका 22 से 11% के करीब आ गया। इसी तरह आपके रिजर्व $3 अरब से बढ़ के $22 अरब तक पहुंच गए। फिर उसके बाद जंग ने जो है इनको सीधे ही नहीं होने दिया, बुरान दर बुरान आते जा रहे हैं। देखो ना, पीछे पहले मई में पिछली में इंडिया से हुआ, फिर अफगानिस्तान से हुआ, ईरान से, और अब इंटरनेशनल जंग है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकनॉमी जो है दो पे लगी हुई है, क्योंकि पेट्रोल की क्राइसिस बढ़ रही है। उसके देखो रेट $160 से बढ़ के 114 पे गया, 114 से 70 है। अभी पिछले हफ्ते फिर लड़ाई शुरू हुई, फिर 187 पे आ गया। तो इससे जो है आपकी हर चीज पे असर पड़ेगा, पूरी इकानमी आपकी जो है, जैसे ईरान कह रहा है कि $200 का भी
क्रूड ऑयल हो सर, अगर सकता है। लार्जर पिक्चर फिर में वहाँ मैं पूछना चाहूँ तो जैसे इस हुकूमत को अगर वेंटिलेटर पे मिली थी और फिर जाहिर सी बात है जंग की सूरत हाल भी पाकिस्तान में हमने देखी है, लास्ट ईयर से ही हम देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब वेंटिलेटर पे चढ़ी थी तो उस टाइम पे भी चूंकि कोरोना आया था तो आलमी मईशतें उस वक्त भी ख़राब हुई थी, तो सिचुएशन उस वक्त भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी हम उनको कोई जो है वो मार्जिन तो नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम मार्जिन इस हुकूमत को क्यों देना चाहेंगे? नहीं, उनको भी मार्जिन, उन्होंने बड़ा स्मार्ट, इमरान खान साहब ने स्मार्ट लॉकडाउन किया, बड़े कामयाबी के साथ कारोबार को बंद नहीं होने दिया। उन्होंने अपने हालात में बड़े फहम फरासत से चलाई हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है वो इतना शॉक था कि उसके बाद हर चीज आपकी क्रैश कर गई ना, आपके रिजर्व गिर गए, IMF ने लोन देना बंद कर दिया, तो इकानमी आपकी वेंटिलेटर पे चली गई, जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस फिर चलते ही गया, फिर बढ़ते ही गया, और बढ़ने के बाद जब काबू पाया तब तो काफी फिक्र में कितना फर्क आ गया, स्टॉक आपकी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है। तो दोनों का अपने अपने वक्त, उन्होंने भी ऐसा नहीं कि उन्होंने मुश्किल वक्त में बड़ा अच्छे फेमस का उसको हल किया और बड़ी पाकिस्तान को बंद नहीं होने दिए, जैसे मलिक साहब, पूरी दुनिया बंद थी, पाकिस्तान खुला था। मैं ये जानना चाहूँगा, इस पर आपका तफसीली जो है वो तज्जिया लेना चाहूँगा कि 1998 का जिक्र हो, 2011 की बात हो, मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की बातें होती थी, तो आपने किरदार अदा किया मुल्क में डॉलर लाकर, चाहे रेमिटेंस के हवाले से हो या और इकदाम के हवाले से। क्या अभी नागुज़ीर है कि हम IMF प्रोग्राम में रहें, और मुतबादिल कोई रास्ता नहीं है कि हम बाहर से जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनसे मदद ले सकें या पाकिस्तान में ऐसा मुस्तहकम निज़ाम कोई और बना सकें? आपका इस पर क्या ख्याल है? नहीं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने देखो ना, उन्होंने एक वक्त में सिर्फ 2 से 2.5 अरब डॉलर की रेमिटेंस आती थी, और फिर बढ़ते बढ़ते जो है पाकिस्तान इनिशिएटिव स्कीम बनाई गई और आज 42 अरब डॉलर के तकरीब पहुंच चुकी है, और ये इतनी ज्यादा अमाउंट ओवरसीज यानी कि एक्सपोर्ट से भी बढ़ा दी उन्होंने। और ओवरसीज पाकिस्तान ने 98 का धमाका हो, उस वक्त सिर्फ हमारे 400 मिलियन के रिजर्व थे, और हमने उनसे अपील की, उन्होंने 2 साल में 10 अरब डॉलर हमें दिए और हमने हुकूमत को फराहम किए, और पाकिस्तान में एक नामुमकिन सेक्शन लग चुकी थी उस वक्त, और डॉलर जो 40 100 रुपए का हो जाएगा पाकिस्तान डिफॉल्ट, अल्लाह ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, और इन ओवरसीज की मदद से ये सारा काम हुआ और अल्लाह की मदद से हुआ। अगर मैं ये पूछना चाहूँ सर कि इस बार के बजट में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें, जाहिर है मैक्रो इकोनॉमिक्स तो एक अलग रोल प्ले करते हैं और वो बहुत अच्छा प्ले कर भी रहे हैं, लेकिन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इस बार के बजट में ऐसी कोई मराहत नहीं है जो कि उनको मोटिवेट कर सके टू डू देयर बेस्ट। और अगर हम अपनी मस्तूआत बेहतर नहीं बनाएंगे तो हम जाहिर सी बात है बाहर कोई चीज़ नहीं भिजवा सकते, जिसकी वजह से हम ये रेमिटेंसेस पे सिर्फ रिलाई करना एक इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए तो किसी हद तक भी मुमकिन नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल आपने बजा फरमाया, जब तक हम वैल्यू एडेड में नहीं आएंगे, प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, तो हम एक्सपोर्ट हमारी कहाँ से होगी? एक्सपोर्ट क्यों गिरी है? आपकी देखो ना, 35 अरब डॉलर से 27 अरब डॉलर पे आ गई, और आगे भी कोई बढ़ने का इम्कान नजर नहीं आ रहा, और उसकी यही वजह है कि हम एक ट्रेडेड कंट्री बना, इम्पोर्ट पे सारी चीजें करें, और हमारी इम्पोर्ट भी 60% हो गए फिर होती है। तो हमें जो CPEC बना था इकोनॉमिक जोन, वो हमें उससे फायदा ही नहीं उठाया। चाइना की बड़ी कोशिश कि हम जो उनकी इंडस्ट्री को हाईटेक में जा रहे, तो हम पाकिस्तान हमें सबसे पहले, तो हमें अभी जाकर कुछ गाड़ियां का हुआ है, कुछ मोबाइल के यूनिट लगे हैं, लेकिन इसको फुल फ्लैश अगर हम लगाते हैं तो हम एक्सपोर्ट के काबुल हो जाएंगे, और आज हमारा एक्सपोर्ट बिल नहीं बढ़ेगा तो फिर हम इम्पोर्ट, देखो ना आपका 75 अरब डॉलर तक चला गया है। ये तो वर्कर रेमिटेंस 40-42 अरब ना होती फिर आप आज डिफॉल्ट खड़े होते, तो ये और चीज की मरौनी मिन्नत है। तो लेकिन हुकूमत को जितने भी आपकी देखो ना इंडस्ट्री बड़ी बड़ी बंद हो रही है, तो टेक्सटाइल का जो है आपका बुरान है, लार्ज स्केल का बुरान पैदा हुआ है, तो हुकूमत को इस पर बड़े सीरियस होना चाहिए, और इसको जब तक सीरियस नहीं होगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएगी, फिर तो आप तरक्की का ख्वाब दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाहूँगा कि डॉलर की कदर में हमेशा उतार चढ़ाव हमें देखने में आता है और रुपया मुस्तहकम नहीं हो पा रहा। बहुत सारे लोग आपसे भी ये सवाल करते होंगे कि क्या ऐसे रास्ते हैं जिनसे रुपया मुस्तहकम हो सके और उसके लिए इक़दाम भी क्या ज़रूरी हैं? देखो ये तो रहती वाली बात है, आप मेरा ख्याल डेटा नहीं पड़ा, 3 साल पहले डॉलर 340 रुपए का था, आज 279 का हो गया, तो ये तकरीबन देखो ना रुपये गिरा है डॉलर का रेट, और रुपया मजबूत हुआ है, और हमारा रुपया अभी भी अंडर वैल्यू है, इसकी असल वैल्यू तो मेरे ख्याल 250 रुपये है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे 250 को टच करेगा। ये तो स्टेट बैंक की मार्केट से बाइंग बहुत ज्यादा है, और आपने पढ़ा होगा पिछले 2 साल उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी में बताया कि हमने 9 अरब डॉलर
मार्केट से खरीद कर अपने रिजर्व को बिल्ड किया है। बिल्कुल पेमेंटें करनी है 20 स्टेट बैंक कहने का हर साल 20 से 25 अरब डॉलर हमने वापस करने होते हैं और बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही और अभी तक जो है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ी, हम ओवरसीज पे गुजारा करते हैं और मार्केट से यही डॉलर खरीद के अपने लोन वापस कर रहे हैं और अपने। लेकिन मलिक साहब, ये जो गैर मुल्की सरमायाकारों का हम जिक्र करते हैं, ये पाकिस्तान में क्यों आने से हिचकिचाते हैं? क्या यहाँ के निज़ाम की वजह से या ऐसी हुकूमती सहूलत नहीं है उस वजह से? देखो टैक्स का इतनी भरमार है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, एक पॉलिसी बनती है चेंज हो जाती है और टैक्स इतना ज्यादा है कि लोग उससे प्रॉफिटेबल ही नहीं हो रहा। देखो ना हमारे पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं, बहुत बार जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में कौन आएगा? एक लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने बहुत खराब है, दहशतगर्दी की लहर है पूरे मुल्क को लपेट में लिए हुए, कराची तक महफूज नहीं है। आपके सामने पिछले रेंजर पे इतना बड़ा हमला हुआ है, इसी तरह बलूचिस्तान में भी एमएलए ने तबाही मचाई है। अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट अब सख्त एक्शन लिया है। और केपी में देखें तो वो लोग पूरी जो है ना क्राइसिस में इमरजेंसी समझो लगी हुई है। हमारी जो जितनी भी दहशतगर्दी है उसने पूरी दुनिया को खौफजदा की है और हमारे जो लेबर है बलूचिस्तान में महफूज नहीं है, वहाँ उनकी गर्दनें काट दी जाती हैं। हमारे जो ऑफिशियल है, हमारे फौजी भाई हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हमारे बैरोक्रेट हैं, सबको वो उठा के ले जाते हैं उनकी लाशें। तो मलिक साहब, तनख्वाहदार तबका तो टैक्स दे रहा है, वहीं पर आप कह रहे हैं कि बिजनेस तबका भी टैक्स से तंग आया हुआ है। ये क्या मसला है कि टैक्स नेट नहीं बढ़ा, टैक्स रेशो हर साल बढ़ जाती है? देखो ये आप पिछले 3 साल का डेटा देखें तो आपका जो था टैक्स रेवेन्यू 6 खरब था और आज 12 खरब के करीब पहुंच चुका है। तो लोग तो टैक्स दे रहे हैं। इस तरह अगर आप टैक्स पेयर देखें तो वो 4 मिलियन से बढ़ के बड़ी मुश्किल पे जो है अब 6 मिलियन पे हुए हैं। तो इस तरह मतलब जब तक टैक्स पेयर नेटवर्क नहीं बढ़ाएंगे और उन्हीं को निचोड़ेंगे तो वो बेचारों से कितना के पैसे देंगे? उनसे तो आपने डबल 3 साल में 6 खरब निचोड़ लिया। तो इस तरह हुकूमत को चाहिए कि नए टैक्स नेटवर्क बनाए और अभी इन्होंने किया है कि छोटे दुकानदारों को आपको पता है 25 करोड़ के टर्नओवर पे 1% उनको कहा है कि आप टैक्स दें, आप एग्जेम्प्टेड होंगे। तो उनका ख्याल है कि 50 अरब हम इस साल इकट्ठा करने का करें। उनका ये ख्याल सही और लोग जो है वाकई में आ जाए। अगर नहीं आते तो फिर भी ये बहुत बड़ी नाकामी है हुकूमत की। तो सर हुकूमत की नाकामी की अगर हम बात करें, हर हुकूमत दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करती है कि उन्होंने ऐसे छोड़ा, ये उन्होंने ऐसे छोड़ा। आपने खुद हमें बताया कि हुकूमत का फोकस अगर इस चीज़ पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ टैक्स बढ़ा देने से हमारी मुल्क की इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। हमें आपको क्या लगता है कौन से इक़दाम उठाने चाहिए? चाहे हम अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट दिलाने की बात करें, कौन से इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और किन चीज़ों पर एक्चुअली में फोकस करना चाहिए? सबसे पहले जो गुड गवर्नेंस है, फिर लॉ एंड ऑर्डर है, ये दोनों तो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप कहें जी आपको लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है और आपको कितने भी पैसे देंगे, जितनी भी आप सहूलतें देंगे, कोई नहीं आएगा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने। तो उसको काबू जब तक नहीं होगा उसके बाद आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है। अगर 5 साल की आपकी पॉलिसी है तो चेंज नहीं होनी चाहिए। साल बाद आपकी चेंज होती है, लोगों का कारोबार ठप करके वापस चले जाते हैं। तो यही चीजें हैं कि इनको जो है लोगों को यकीन दिलाना होगा, बाहर के इन्वेस्टर को यकीन दिलाना होगा कि हाँ भाई हम जो कुछ कह रहे हैं हकीकत और इसमें अमेंडमेंट नहीं होगी। जो अमेंडमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया, टैक्स हर बढ़ा के लोग इतना टैक्स देने से लाचार हो चुके हैं और जो दे भी रहे हैं तो वो जैसे तनख्वाहदार तबका देखो ना, उनका सबसे तीसरी बड़ी जो है उनको अपनी तनख्वाहों से पैसे दे रहे हैं और उनको इतना रिलीफ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। और ये इसी तरह अगर लोगों को रिलीफ नहीं देंगे और टैक्स में कमी नहीं करेंगे और टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो एक वक्त में लोग टैक्स देने से भी इनकार कर देंगे। सर आपको कौन सा लगता है हमारे कौन से शोबे में हमें मजीद बेहतरी करनी चाहिए जिसमें पोटेंशियल मौजूद है लेकिन नहीं कर रहे? चाहे अगर हम कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, हमारी ज़रात की बात करें, इवन जो है इस बार हम अपने ज़रात का हदफ भी पूरा नहीं कर सके। अब तो आज हम देख रहे थे कि जी अब हमारे जो ज़मींदार लोग हैं जो ज़रात से ही वाबस्ता हैं, वो ट्रैक्टर्स और वो मस्तूआत भी नहीं ले रहे हैं जो उनको दरकार होती है, क्योंकि लोगों का रुझान उस तरफ कम हो गया है। और फिर आटे की कीमत जो 1 साल में हमने देखी है जो सर रैपिडली इंक्रीज़ हुई है। सो क्या लगता है आपको हमें कौन से शोबे पे क्या फोकस करना चाहिए? क्योंकि कौन से शोबों में नो डाउट पोटेंशियल बहुत मौजूद है लेकिन फोकस हमारा नहीं है। हमारी कहते हैं, हम कहते हैं ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी, कहते तो है लेकिन उस पर हम अमल नहीं करते ना। उसको ना सहूलतें दे रहे हैं, ट्रैक्टर महंगे हैं, बिजली महंगी है, उनकी खाद महंगी है, बीज महंगा है, बिजाई महंगी है। तो काश्तकारी दिन ब दिन आपकी देखो कम होती जा रही है बजाय बढ़ने के। तो लोगों को उसको वारा ही नहीं आता काश्तकार को, और उसकी गंदम की कीमत भी सही कीमत नहीं जाती, बाद में बढ़ा दी जाती है। देखो ना
अब 3500 रुपया मन रखा था और अभी 4500 मन कर दिया है। जब उनकी फसल आती है तो रेट कम कर देते हैं। फिर जो आटे को बहरान पैदा होने की वजह ये है कि इनको तमाम सबाई घूमते नहीं, जो उनका टारगेट गन्नम की खरीदारी थी उन्होंने की ही नहीं है। और आज आटे की कीमत देखो ना, 57 रुपए पर किलो बढ़ चुकी है और आटे को बहरान पैदा हो चुका है। और उन्होंने नान भाइयों ने अपनी कीमतें बढ़ा दी, 14 रुपए से बढ़ा के उन्होंने उसको 25 रुपए कर दिए। तो ये सारी चीजें कितनी इसमें उसकी हुकूमतों की ना लेके सूबाई हुकूमतों की, उन्होंने गन्नम खरीदी नहीं और लोगों ने फिर बाहर बेच दी। इतना रेट कम रखा हुआ था, पहले तो रेट ही नहीं देती, 3 महीने रेट ही नहीं आता, फिर लोग बाहर से अपने अंदोजी करती है। दोस्तों ने क्या किया, बड़े बड़े जो मगरमच्छ है हुकूमत के और सियासी असरसूख वाले, उन्होंने लाखों बोरियां छुपा के रखी हुई है। मतलब छोटे छोटे ताजरों पे जुर्माने कर रहे हैं और आज उनके सामने हड़ताल भी है। वो कह रहे हैं जी हमें एक इजी पैसा का अकाउंट दिया जाता है, 50,000 से 1.5 लाख जुर्माना कर देते हैं और हमें नहीं पता तो पैसा कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या मतलब आटे का जो बहरान है कल इसका देखो ना, अगर 25 रुपए की रोटी और एक मजदूर कागजी रोटी 6-7 रोटी खाएगा 150 की, उसका एक बिल बनेगा एक टाइम का, तो क्या खाएगा और क्या बचाएगा। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ जहाँ पर हम टैक्स इस्लाहात का जिक्र कर रहे हैं, वहीं पर हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग यहाँ से अपनी इंडस्ट्रीज़ इस वजह से भी बंद करके गए हैं कि बिजली और गैस के बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उनके पास कोई हुकूमत की तरफ से उसमें रियायत नहीं है। और आपको लगता है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात के बगैर जो है ये माशी तरक्की मुमकिन है, और क्या होनी चाहिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात? फ्यूल की कीमतें भी ज्यादा हैं और बिजली की कीमतें भी ज्यादा हैं, गैस की भी कीमतें हैं, और सारे जितने भी ये इंडस्ट्री चलती हैं इन तीनों से चलती है। और इतनी ज्यादा कीमतों से उनको फिजिबिलिटी नहीं पा रही और बार बार वो बेचारे रो रहे हैं। ये जो IPPs हैं जो हमने ये नसूर पाला हुआ है, मुफ्त में देखो प्लांट चलते रही, उनको पैसे देते हैं, अरबों रुपया हम 7 साल दे रहे हैं और 5 अरब डॉलर वो हमें फिर पाकिस्तानी में नहीं, हमें डॉलरों में पे करना पड़ता है उनको। तो ये ऐसा नसूर है जिसने हमारी बिजली की देखो ना प्रोडक्शन आपकी जो है 42 मेगावाट है, जबकि जरूरत है आपको 20,000 मेगावाट है। 22,000 मेगावाट आपकी फालतू बिजली है, लेकिन वो बनती ही नहीं है क्योंकि आपने मायदे ऐसे किए हैं कि ये हमें प्लांट लेंगे, अगर नहीं भी चला तो आपको किराया देंगे और किराया हम दे रहे हैं और जिसकी वजह से क्राइसिस पर है और जिसकी वजह से इंडस्ट्री बुरी तरह हमारी फ्लॉप हुई और लोग अपनी इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, बिजली के बिलों की वजह से कर रहे हैं और तो कोई। तो मलिक साहब, फिर जो आपने शुरू में जिस तरीके से कहा कि ज़रा इशारिये बेहतर हो रहे हैं, ये सिर्फ इदाद-ओ-शुमार की फिर नंबर गेम नज़र आ रही है, ना निचले तबके को कोई फ़ायदा हो रहा है, ना हमारी सनत को फ़ायदा है, ना एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, तो फिर ये हुकूमत मौजूदा जो है ये कैसे बेहतरी की तरफ जा रही है, जो हर किसी का एक दावा होता है? कहाँ पर है? कागजों में है सिर्फ। देखो उन्होंने जो चीजें मैंने वो तो उसमें कोई डाउट नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने कोई गलत बताई हो, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री तो लार्ज स्केल या एक्सपोर्ट तो आपकी गिरी है ना। देखो ना आप 35 अरब डॉलर से आप 27 अरब डॉलर पे आ गए हैं। तो ये चीजें जो है इनको तो हमने छुपा तो नहीं सकते ना। जो जहाँ अच्छी बात करेंगे, जहाँ गलत है गलत बात करेंगे, जहाँ नलायकी है और नलायकी की बात बताएंगे आवाम को। सर आपको क्या लगता है कि IPPs का बेहतर और मौसर हल क्या निकल सकता है आपके ख्याल में? क्योंकि हर हुकूमत जो है वो IPPs के साथ मुआहदे उसी तरह बरकरार रहती है, लेकिन हर माहिरीन जो हमारे साथ बात करते हैं, हर एक्सपर्ट की यही राय है कि हमारा जो मुल्क लॉस में जाता है वो जाता ही इन्हीं मुआहदों की वजह से है। सो आपके ख्याल से क्या एक बेहतर हल जो है वो तजवीज़ किया जा सकता है इसका? बिल्ली वो कहते हैं ना, दूध की रखवाली पे बिल्ला बैठा हुआ है। ये सारे बिल्ले हैं, सब बिल्ले के जितने भी हैं इसमें, चाहे बैरोक्रेट ले लें, चाहे सियासतदान ले लें, चाहे बिजनेसमैन ले लें, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर ले लें, सबके ये IPP में हिस्सा है। सब उनकी इसी वजह से जो है 1990 में जब ये बनाया गया था तो 20 साल के बाद ये प्लांट तो इनको मिलने थे, हुकूमत ने टेक ओवर करने थे, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट करते रहते होंगे। इनको तो पता नहीं है, तो ऐसी सोने की चिड़िया है, इसको अगर हमने टेक ओवर कर लिया तो पैसे कौन फिर कमाएगा? पैसे तो ये कमा रहे हैं। प्लांट लगे हुए हैं, प्लांट चलते नहीं है, और जहाँ प्लांट लगाए हैं वहाँ ट्रांसमिशन लाइनें नहीं है और प्लांट बैठे बैठे गंगा लूटा हो चुके हैं, गल चुके हैं, लेकिन पैसे इनको मिल रहे हैं। कोई मतलब अंधी नगरी काना राजा वाला हिसाब है और वो जो है कोई पूछने वाला नहीं है। इन प्लांटों को हम बिल्कुल स्क्रैप हो चुके हैं, इनका किराया हम क्यों दे रहे हैं? लेकिन अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ हमारे मुल्क के अंदर हमने देखा था कि 2-3 साल से एक और इदारा SIFC भी काम कर रहा है, जिसके अंडर बहुत मुल्क के अहम हिस्से आते हैं। एनर्जी की हम बात करें, मिनरल्स की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, IT की करें, ये टूरिज़म की। आपको लगता है कि SIFC के आने के बाद मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हुआ है और बेहतरी आई है?
नहीं, कुछ इतना हुआ नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर या और जंगों ने और बहरान ने आपको ऐसा दिया कि बाहर से ना यार अपने लोग भी नहीं जा रहे, तो वो उसमें कोई खास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिस तरह बताया जाता है कि 2 साल में अरबों डॉलर आ जाएंगे बाहर से और ये आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये जंग के बाद जब सूरत हाल बेहतर हो रही है, पाकिस्तान पे एतमाद बढ़ रहा है, सिक्योरिटी हमारी अच्छी है, गल्फ से लोग पैसा निकाल के पाकिस्तान में लेकर आएंगे? ये बड़ा अच्छा वक्त था हमें जो है दुबई में, और ये जो क्राइसिस चल रहा है जंग का, ये लगता नहीं कि सिमटे या बढ़ते ही बाजार है। तो हमारा ये फायदा हुआ है कि हमारे जो कैपिटल फ्लाई होता था दुबई में वो अब रुक गया है, वो अब पाकिस्तान में लैंड करना शुरू हो गया। आपने देखा प्रॉपर्टी की कीमतें काफी बेहतर हुई, उसकी वजह ही अब लोग बाहर पैसा नहीं भेज रहे। तो हमें जो है इससे जो है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान को बड़े हमें, क्योंकि अगर ये जंग लंबी होती है तो हमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान को, क्योंकि और सिर्फ पाकिस्तानी वहाँ हमारा दारोमदार भी ऑयल का इन्हीं कंट्री के साथ है, कंट्री महंगा हो जाता है, जॉबलेस हो जाते हैं लोग। हमें आगे इसकी भी तैयारी करनी चाहिए, और हमें एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, वैल्यू एडेड को, इसके ऊपर पूरा जोर देना चाहिए। हमें इस पे जोर नहीं देना चाहिए और चीज कमा के भेजेंगे तो हम उससे अपना गुजारा करेंगे। तो हाँ, हमने एक और चीज़ देखी कि हुकूमत जिक्र तो करती है हमारी तरजीहात में रियल एस्टेट शामिल है। आपको लगता है कि शामिल है? क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है, बहुत सारे सेक्टर्स इससे पल रहे हैं, बहुत सारे घर इसके साथ एसोसिएट होते हैं। एक पढ़े लिखे बच्चे से लेकर मजदूर तक सब इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और बेहतर मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। लेकिन पिछले 3 साल से हमने इसमें भी डिक्लाइन देखा है। देखो, रियल स्टेट में हकीकत तो ये है कि इन्होंने बिल्कुल ही गलत टैक्स लगा के पिछले साल और पिछले 2-3 साल से उसको बिल्कुल फ्रीज ही कर दिया। अब इस साल इन्होंने 50% कीमतें कम की हैं, और उम्मीद है कि अब जो है रियल स्टेट जो है अब बेहतर होनी चाहिए। लेकिन बेहतर होने के लिए भी थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होना भी जरूरी है, उसके बगैर तो बेहतर नहीं होंगे। तो अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला करे अब ये जंग ईरान और अमेरिका भी खत्म हो। इसने पूरी दुनिया को इस वक्त क्राइसिस में मुब्तला कर दिया, और पाकिस्तान क्योंकि 2 चक्कियों के उसको दरमियान में एक तरफ हमारा माहिदा है सऊदीया से, डिफेंस में है, इधर ईरान से हमारा लेबर भी है, तलकात भी है, मुसलमान भाई भी है, हमारा बरादर मुल्क है। तो अगर इनकी आपस में जंग हो जाती है तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बस उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। अगर हम आवाम को फौरी तौर पर रिलीफ फराम करने की बात करें तो कौन से इकदाम फौरी तौर पर उठाने चाहिए? क्योंकि इस वक्त सिचुएशन जो है, एक तो पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही है, उस वजह से भी हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वैसे भी पाकिस्तान में गरीब आवाम के लिए हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। गैस आती नहीं है, गैस का बिल बहुत ज़्यादा आता है, बिजली आती नहीं है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। आवाम के लिए फौरी तौर पर रिलीफ फराम करने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? देखो, हुकूमत को जो है सबसे पहले जो है, जैसे आपने आटे का बहरान पैदा, ये सब गरीब आदमी की सबसे बड़ा बहरान है। आप कहते हैं कि 8 रुपया फी किलो आटे का रेट कम होगा, आटे की मामूली कीमत बढ़ती है, लाखों खानदान जो है ना उनका बजट खराब हो जाता है। तो ये एक तो ये इसको अब फौरी हल करना चाहिए। गंदम की जो भी आपका पॉलिसी लॉन्ग टर्म वेट एक्सचेंज कमीशन होना चाहिए और मौसर निगरानी होनी चाहिए, ताकि हर साल जो उठते हैं। 1994 में आटे की कीमत जो थी, नान की कीमत 1 रुपये थी और रोटी की कीमत 50 पैसे थी, और जब पाकिस्तान बना था तब 50 पैसे की आपको दाल होती थी और रोटी फ्री मिलती थी। तो आज कहाँ पहुँच गई है? तो इसी तरह हमारे जो है इस वक्त एग्रीकल्चर के बगैर हम कोई भी तरक्की नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में हमारा 220 मिलियन एकड़ रकबा है जो काबिल काश्त है, और उसमें से सिर्फ हमारे 100 का मकाम हम सिर्फ 18 मिलियन हम काश्त कर रहे हैं, 200 मिलियन रकबा हमारा ऐसे पड़ा है। इसको भी हम तो फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी, फी एकड़ GDP हमारा बढ़ेगा। हमारे जो जैसे आपने कहा है, देखो गन्नम के अलावा और हमारे पास चावल और गन्नम के अलावा कुछ भी नहीं है, सब हमें इम्पोर्ट कर कॉटन जो है वो हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। 5 मिलियन गांठ होती थी, 15 मिलियन से कम होकर 5 मिलियन गांठ है अभी। अब तो ये सारा कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, और इसको सारा फॉरेन एक्सचेंज हमारा ज़ाया हो रहा है। इस तरह चीनी को जरा होती है, फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब तो चाइना हमसे और ईरान हमसे बड़े पैमाने पे मांग रहे हैं हमें, आप ये एग्रीकल्चर और अजनास फराम करे, लेकिन हम अपना पूरा नहीं कर रहे तो उनको क्या फराम करेंगे? सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद बुस्तान साहब आपके वक्त के लिए। ख़वातीन और हज़रात, बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो इदाद शुमार हैं क्या उन्हीं के ऊपर रिलाय किया जाएगा और इसको बेहतर तरक्की समझी जाएगी, या फिर ये जानना और ये मानना ज़रूरी है कि हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर आम तबके के लिए, एक आम फ़र्द के लिए रोटी खाना भी मुश्किल होता जा रहा है। आटे का बहरान हो, बिजली की कीमतों में इजाफा हो,
गैस के ना आने और बिजली के और गैस के बिल ज़्यादा आने के मामले में चाहे इजाफा हो, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ एक आम आदमी टैक्स भी पे कर रहा है और हर चीज़ पर वो टैक्स पे करने के बावजूद इस मुल्क में रहने पर मजबूर है और उसके बावजूद यहाँ पर बेहतरी नहीं आ रही है। अब ये इदाद-ओ-शुमारिये कब इस तरीके से बदलेंगे कि एक आम आदमी की ज़िंदगी पर बेहतर असर डालें, इसका हमें भी इंतज़ार रहेगा। ख़वातीन हज़रात, आइए वक्फा शामिल करते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस सेगमेंट में हम बात करना चाहेंगे इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले खेल यानी कि फीफा वर्ल्ड कप की। सबकी नज़रें ही मरकूज़ हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे धचके भी लगे हैं, लेकिन फिर भी जो फुटबॉल का क्रेज़ है वो कहीं नहीं जा रहा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने आखिरी लम्हात में कमबैक करते हुए इंग्लैंड को 1-2 से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बना ली है और अटलांटा में खेले गए सनसनीखेज मुकाबले का पहला हाफ बगैर किसी गोल के ख़त्म हुआ था। 55वें मिनट में मॉर्गन रॉजर्स के खूबसूरत क्रॉस पर एंथनी गॉर्डन ने गोल करके इंग्लैंड को बढ़तरी दिलाई। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो जहाँ नाराज़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे भी कुछ मिक्स किस्म के जो जज्बात हैं, क्योंकि ओवरऑल जब पूरा फुटबॉल इस बार हमने देखा है ना, पूरा वर्ल्ड कप, जिनसे हमें उम्मीद थी कि बहुत अच्छा खेलेंगे, उन्होंने जो है वो अच्छा नहीं खेला। कुछ इंडिविजुअल ऐसे प्लेयर्स थे जिनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो भी बहुत अच्छा नहीं खेल सके। खैर, हम इस ओवरऑल फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के इस वाले बात करना चाहेंगे कि आखिर ऐसे क्या इनमें जो है सेटबैक्स होने की वजूहात क्या थी, और इस पर हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं एम न्यूज़ के साथ भी उनका रिश्ता जो है वो आप हर वक्त उनको स्क्रीन पे देखते ही रहते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी माहिराना राय जानते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम किरण खान। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस किरण, और टाइम देने का शुक्रिया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 आखिरी मराहिल में है, बहुत सारे सेटबैक्स बहुत सारी टीम्स को फेस करने पड़े हैं। क्या वजूहात देखती हैं आखिर हमारे जो जिनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाबस्ता थी वो क्यों नहीं परफॉर्म कर सके? देखिए, आखिरी लम्हात तो नहीं, अब सिर्फ आप कह सकते हैं कि 1 गेम अवे है फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल ट्रॉफी जो है किसी एक टीम ने लेनी है। 2 फाइनलिस्ट हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसमें से एक हमें अर्जेंटीना दिखाई दे रही है और दूसरी स्पेन दिखाई दे रही है, जो कि थ्रू आउट टूर्नामेंट हम देखते हैं तो अच्छी टीम थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। कल का जो सेमीफाइनल था वो एक बहुत मज़े का सेमीफाइनल था, सनसनीखेज था। फर्स्ट हाफ में जब कोई भी गोल नहीं हो रहा था तो पीपल आर थिंकिंग लाइक कि शायद जो है वो प्लेंटी की तरफ जाए, लेकिन जब 55 मिनट पे इंग्लैंड ने पहला गोल किया तो फिर होप दोबारा से लोगों की अलाइव हुई। उसके बाद फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे अर्जेंटीना हमें बैक पे दिखाई दे रही थी, लेकिन अर्जेंटीना की जो टीम है वो जानी ही लास्ट मोमेंट्स के लिए जानी जाती है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे कम बैक करते हैं और फिर दिखाते हैं कि हम कौन हैं। और जब मैसी हों टीम के अंदर तो आप एक्सपेक्ट कुछ भी कर सकते हैं कि किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। तो पहला गोल जब किया गया इक्वल हो गया, और उसके बाद जब दूसरा गोल मैसी की जानिब से किया गया, और फिर जब हमने देखा कि बस गेम जो है फिर तो ख़त्म ही हो गई। उसके बाद जहाँ तक आपने बात की ओवरऑल फुटबॉल की, हम देखते हैं तो इस टूर्नामेंट के अंदर 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर बहुत सारी टीम्स ऐसी थी नजम, अगर हम बताएं कि स्पेशली अगर ब्राज़ील जैसी टीम जिसने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप को जीता हुआ है, तो वो शायद नॉकआउट मरहले तक भी जगह नहीं बना पाए। रोनाल्डो की टीम थी, हमने देखा कि वो पुर्तगाल बाहर होगी। इटली और जर्मनी जो 3-3, 4-4 बार की चैंपियंस हैं वो हमें बाहर दिखाई दिखाई दी। तो ऐसे में बहुत सी टीम्स ऐसी थी, जैसे नॉर्वे को कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो सेमीफाइनल तक आएंगी। इनफैक्ट क्वार्टर फाइनल का मैच बहुत नेल बाइटिंग था, दोनों ने 90 मिनट तक एक गोल किया हुआ था। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और ये वो टीम थी जिनको कोई एक्सेप्ट मतलब ठीक है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के जहाँ तक पहुंचे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो फुटबॉल को देखने वाले जो समझने वाले हैं, जिसमें जर्मनी, स्पेन तो सॉरी आगे है, इटली है, इसके अलावा पुर्तगाल है, ब्राज़ील है, ये वो टीम्स हैं कि जो आप देखिए फीफा की हिस्ट्री अगर हम देखते हैं 93 साल की, तो 93 साल में सिर्फ 13 टीम्स ही अब तक फाइनल में पहुंच सके हैं। मतलब आप देखिए 200 मेंबर्स कंट्रीज हैं इस फीफा
बाकी, और उसमें से सिर्फ 13 कंट्रीज अभी तक फाइनल में हमेशा इन 93 सालों की हिस्ट्री में पहुंच पाई हैं, और उसमें भी सिर्फ 8 टीम्स हैं जो चैंपियंस बनी है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमें ब्राजील दिखाई देती है, 5 टाइम की चैंपियंस है। उसके बाद हमें इटली और जर्मनी दोनों बहुत जो है वो इक्वल हमें 4-4 के साथ दिखाई देती है, और देन फिर अर्जेंटीना का नंबर आता है उसके साथ। लेकिन अब हम स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन भी एक बार की चैंपियन रह चुकी हुई है, तो होपफुली जो उस दिन अच्छा परफॉर्म करेगा, बेहतर परफॉर्म करेगा, वो डेफिनेटली फाइनल। आपने नॉर्वे की बात की, बहुत अच्छा उन्होंने खेला और उनको वेलकम बैक जो मिला है नॉर्वे के अंदर वो बहुत जो है अमेजिंग मिला है। और उनके प्लेयर एरन हॉलैंड, इजिप्ट को जब उनको भी बहुत अच्छा मिला है, और एरन हॉलैंड तो इस दफा आप समझे कि एक नाइटमेयर से बाकी टीम्स के लिए जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी, और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे इस दफा मैसी और रोनाल्डो को आप नहीं देख रहे थे, एरन हॉलैंड को आप देख रहे थे, उनकी बिल्ली, उनके कपड़े, उनके बाल, उनका मज़ाहिया अंदाज, बहुत सारी देखना, और जिस तरीके से वो गोल करते थे बाकी टीम्स को साथ वो सस्पेंस क्रिएट करते थे ना, तो वो भी एक बड़े मजे के लम्हात। Who was your favorite team? Portugal. But because of Ronaldo या because of definitely Ronaldo. Okay, so you like among ये तीनों के दरमियान काफी बहस रहती है कि नेमार, मेसी और रोनाल्डो। लेकिन आप देखा जाए कि रोनाल्डो को मैं टॉप ऑफ द लिस्ट कंसीडर करूंगी, देन सेकंड मेसी और देन नेमार, अगर टॉप 3 में अगर उनको बड़े बेस्ट प्लेयर एथलीट नहीं, रोनाल्डो और मेसी दोनों ही बहुत अच्छे प्लेयर थे। आप उनमें देखिए अपनी अपनी एक चॉइस होती है ना, तो आप उसके लिए मुश्किल हो जाता है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो मेसी इज अ वेरी गुड प्लेयर, आप देखेंगे दुनिया में उनके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जो है वो चाहने वाले हैं, और जस्ट बिकॉज बहुत सारे लोग तो सिर्फ उन्हीं की वजह से स्टेडियम में मैच देखने के लिए भी आते हैं, तो इस तरह की चीजें भी फुटबॉल के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट अ कंट्रोवर्सी, और आपने भी इस पे बहुत सारे लोगों की जो है मिली-जुली रुझान दिखा होगा अबाउट द अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट का मैच। बहुत सारे लोगों ने तो पाथवे बनाया हुआ था कि मेसी विद हिज टीम, उनको फीफा खुद जो है वो आगे लेकर आ रहा है। सो हाउ डू यू सी, वो रेफरी के वाकये में थी प्रॉब्लम, जो बहुत सारी आपकी भी बात हुई होगी, तो क्या आपकी क्या राय है इसमें? अच्छा नजब, इसमें ना एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, देखिए जो स्पोर्ट्स को बहुत करीब से देखने वाले हैं, फुटबॉल को खास करके उनके एनालिसिस करने वाले लोग हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इजिप्ट के साथ नाइंसाफी ज़रूर हुई है। देखिए कल का मैच भी इवन अगर देखें तो आप बहुत सारी टीम होती है कि फाउल की बिहाफ पे आपको येलो कार्ड या रेड कार्ड मिलते हैं कि आपने किस टाइप की गलती उस मैच में की है, तो जहाँ पे कहीं ना कहीं फीफा थोड़ा सा इस साल में कंट्रोवर्शियल ज़रूर रहा है। एक तो रेड कार्ड का वापस होना डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, जब उनकी टीम वापस थी, उनकी टीम के प्लेयर को रेड कार्ड मिला, और हमने देखा कि फिर जिस तरीके से सदर ने इंटरवीन किया और फिर रेड कार्ड वापस हुआ। हालांकि रेड कार्ड कभी भी वापस नहीं होता, एटलीस्ट एक मैच के लिए प्लेयर जो है वो बैन रहता है। इजिप्ट के प्लेयर के साथ आप देखेंगे अगर अर्जेंटीना ने अगर 35 फाउल किए हैं तो उनको कोई येलो कार्ड नहीं मिल रहा, उसके मुकाबले में अगर दूसरी फाउल नहीं भी हुआ तो नहीं हो तो मतलब कम फाउल्स हुए हैं तो आपको उसके मुकाबले में येलो कार्ड मिल रहे हैं। और उसके बाद फिर जिस तरीके से ऑफ साइड आपने गोल किया और आपको गोल नहीं दिया गया, फिर जैसे दूसरी टीम को जिस चीज़ के ऊपर प्लेंटी मिली, लेकिन जब इजिप्ट की तरफ वो प्लेंटी बनती थी तो वो भी एम्पायर ने नहीं दी। और उनके प्लेयर्स ने खुल के बोला है उनके देखिए उनके जो कोच हैं, उनके कोच ने बहुत ओपनली आके बोला है और जो उन्होंने फील किया, और उस चीज़ के सोशल मीडिया में इस दफ़ा टॉप ट्रेंड में अगर कोई चीज़ आ रही है, अभी तो फाइनल चले हो रहा है वो चीज़ें हैं, लेकिन इसके स्टिल अभी तक देखिए इतने दिन हो गए हैं उस मैच को हुए, स्टिल वो चीज़ ना ऑल ओवर द वर्ल्ड उसके ऊपर जो है बातें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, स्टिल वो ट्रेंडिंग है। One more thing. Yes. People are comparing this time of FIFA World Cup with that Qatar FIFA World Cup. Yes. So how do you see that? बहुत सारे लोगों की कहना है कि कतर वाला was far better than this one, और इस वक्त की arrangements and everything. Agree नजम, उसकी वजह यह है कि कतर is the only one के जो होस्ट कर रहा था, और इस टाइम में 3 कंट्रीज हैं जो कि इसको कंबाइन होस्ट कर रही हैं। काफी प्रॉब्लम्स हमने देखे। सिक्योरिटी चेक के अलावा ग्राउंड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए कि घास जो है, देखिए फुटबॉल के अंदर जो पिच होती है, ग्रास होता है वो बहुत मैटर कर रहा होता है, तो उसकी भी शिकायत आई। फिर जिस तरीके की रेफरीज के इशू हुए, और उसके मुकाबले में कतर ने पहली बार होस्ट किया था, और उनकी तमाम चीज़ें इंतजामिया लिहाज से देखा जाए तो फर्स्ट टाइम थी, लेकिन उन्होंने एक सिंगल लूप होल नहीं छोड़ा था जिसके ऊपर कोई बात कर सकता, और हर प्लेयर खुशी गया था। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो आज दुनिया के सामने आई, प्लेयर्स पे फिर शिकायत करते हुए दिखाई दिए, और फिर कुछ फैसले ऐसे किए कि जो इटसेल्फ इस फीफा वर्ल्ड कप को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड हैं, खेल के अंदर होती हैं, हम मानते हैं होती हैं, लेकिन इस वाले फीफा के अंदर
काफ़ी सारे सवालात जो हैं उनके इंतजामात के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर उठे हैं। पाकिस्तानी फुटबॉल टीम के बारे में क्या वो रखते Yeah, हैं कि please. हम नहीं होते हैं, हालांकि हमारे यहाँ से भी बहुत सारा फैन बेस है वर्ल्ड कप देखने का। फीफा आप वर्ल्ड थोड़ी कप सी बात करती हैं, कल आप सिर्फ कल के लियारी के विजुअल्स देख लें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर का Crazy क्या scenes. क्रेज है। हाँ। वहाँ पे रात के, अब जरा सी बात देखिए, हमारे मिडनाइट होती है, उस टाइम पे आपको एक मेले का सामान दिख रहा था, बड़ी स्क्रीन्स लगा के लियारी के अंदर, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बड़े, ऐसा लग रहा था जैसे एक मेले का सामान होता है और आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और सिर्फ लियारी के अंदर की बात नहीं करते, कल इस्लामाबाद में बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे, क्योंकि अब तो हालात ऐसे हैं ना कि रात को 11 बजे मार्केट्स और सारी चीज़ें ड्यू टू लॉकडाउन बंद हो जाती हैं, तो लोग पूछ रहे थे कि बड़ी स्क्रीन्स कहाँ हैं। कुछ लोगों ने घर के अंदर, अब बाहर नहीं कर सकते तो घर के अंदर ऐसी गैदरिंग्स रखी हुई हैं, अब फैमिली गेट टुगेदर्स के मिल बैठ के जो मैच देखेंगे। फाइनल्स के लिए लोगों ने बहुत सारे जो है प्लान किए हुए हैं। देखिए हमारे यहाँ ना, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम एक ही सपोर्ट्स को समझते हैं, क्रिकेट को समझते हैं कि वो एक ही, वो ही सपोर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे नहीं है, नहीं अच्छे थे, बट कुछ चीज़ें वक्त के साथ बदल गई, कुछ चीज़ें हमने खुद खराब कर दी। तो इस तरीके, देखिए हमें हर खेल के ऊपर तवज्जो देनी है, चाहे वो हॉकी है, चाहे वो टेनिस है, चाहे वो बैडमिंटन है, और चाहे वो फुटबॉल है। फुटबॉल में हम बहुत पीछे हैं, हमारी हम ऑल्दो कि हमने इस साल कुछ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें हमें बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दी, बट स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है, हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हुई है, तो हमारी फुटबॉल टीम, देखिए हम मिस करते हैं फुटबॉल का बहुत पाकिस्तान में। इस चीज़ की नज़र, मैं आपको एक लास्ट ईयर जब हमने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का 2-3 मैचेस पाकिस्तान को मिले थे, और पाकिस्तान मुख्तलिफ टाइम पे वो एक मैचेस होने थे, और रमज़ान चल रहा था। आई नेवर एक्सपेक्ट, वो दिन के टाइम पे मैच था और मुझे नहीं लगता था कि इतनी आवाम आएगी, और बिलीव मी पूरे मुल्क से लोग, स्कर्दू से आए हुए थे, लोग कश्मीर से आए हुए थे। और एक चीज़ उसमें मैंने ये जो देखी थी अपनी आंखों से कि यंगस्टर जो है ना वो ज़्यादा थे, आपको उनकी तादाद कंपैरेटिवली जो थोड़े से ज़्यादा एज के लोग हैं उनसे ज़्यादा दिखाई दी, तो बहुत ज़्यादा लोगों का जो है प्रेडिक्शन स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। देखिए 50-50 है अब, क्योंकि दोनों बहुत टीम्स वो पहुंची हैं जिनने बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस टूर्नामेंट में दिया है। इक्वली अपॉर्चुनिटी है, बट डेफिनेटली देखिए जिस तरीके से कल के मैच में जिस तरीके से फ्रांस को आप लोग रेट किया जा रहा था, लेकिन स्पेन जीत गया। आज के मैच में भी 50-50 था, लेकिन अर्जेंटीना क्योंकि स्ट्रॉन्ग थी ऑन दैट डे, तो वो आप देखेंगे लास्ट मोमेंट इस तरह, तो मैं 50-50। ओके 50-50, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? आई डोंट नो, मेरे ख्याल से 50-50 इज द सेफ ऑप्शन टू गो विद। लेट्स सी कि इस दफा अर्जेंटीना, आपने तो अपना नहीं बताया। कौन सा होता है? Well, I'll go with the Argentina, I guess. Yeah, let's see. Mostly people go with that. People are choosing because of Lionel Messi, but I've seen that कि बहुत अच्छी टीम जो है वो चल रही है कॉम्बिनेशन में। Well, we'll see. Thank you so much किरण खान for joining us. ख़वातीन और हज़रात, एंजॉय कीजिएगा ज़रूर मैच को। और लास्ट सेगमेंट हमारा होता है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में आज है जी AI एप्रिसिएशन डे। हर साल 16 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। ऑल्दो AI इज़ वेरी न्यू, लेकिन फिर भी एप्रिसिएशन डे जो है वो उसका मनाया जाता है। मस्नूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर चीज़ में हमें नज़र आती है, उसकी अहमियत और उसके मस्बत इस्तेमाल और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में उसके बढ़ते हुए किरदार को उजागर करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है कि AI का कैसे आपने सेहत के सेक्टर में, तालीम के सेक्टर में, बिज़नेस में, मीडिया में, तहकीक में, रिसर्च में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करना है। बीमारियों की तशख़ीस से लेकर स्मार्ट असिस्टेंट्स, खुदकार निज़ाम और तख्लीकी टेक्नोलॉजीज़, मस्नूई ज़हानत इंसानी ज़िंदगी को तेज़, आसान और मौसर बनाने में अपना नुमायाँ किरदार अदा कर रही है। इसलिए आज के दिन को AI एप्रिसिएशन डे के तौर पर मनाया जाता है। हम हमेशा यही बात करते हैं, AI का मस्बत इस्तेमाल जो है वो बेहतर है, क्योंकि इसी से हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। जिसको AI ज़ाहिर यूज़ करना नहीं आता, सो वो भी अब आगे जो है, जो फ्यूचर आ रहा है उसके लिए हमें सीखना ज़रूरी है, लेकिन विद मस्बत इस्तेमाल। इसीलिए ये दिन मनाया जाता है ताकि अप्रिशिएट कर सके इसके मसब और जो मौसर इसका हमारी ज़िंदगी पर असर और रसूख है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे और हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, होगी खुदा अल्लाह ने के बाद।